अशुरा तकनीक के पहले रूप ने ध्रुव के हमलों को कई गुना बढ़ा दिया था, जिससे वो संख्या में कम होने के बावजूद दुश्मन से लड़ पा रहा था। लेकिन इसके दूसरे रूप ने उन सभी अलौकिक तलवारों की शक्ति को उसकी 6 भुजाओं में समेट दिया, जिससे उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। ध्रुव अब तक इस तकनीक का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका शरीर इतनी भारी शक्ति को झेलने के लायक नहीं था। आखिर 20 से ज्यादा जादुई तलवारों का दबाव एक तीसरे दर्जे का शरीर सहन नहीं कर सकता था, खासकर जब वो शक्ति सिर्फ 6 हाथों में केंद्रित हो। ध्रुव ने सोचा, अभी भी शरीर में दर्द है, लेकिन मेरे अंदर बहती तरल ऊर्जा मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगी। वो इस तकनीक को अंजाम देने और लीडर के बराबर लड़ने के लिए अपने शरीर को आखिरी सीमा तक धकेल रहा था। साथ ही उसके राक्षसी रूप की ताकत उसे चौथे दर्जे के जानवर के हमलों का सामना करने की काबिलियत दे रही थी। भले ही वो उस समय थोड़ा कमजोर पड़ रहा था, ध्रुव को समझ आ रहा था कि वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इसका मुकाबला बस थोड़े समय के लिए ही कर सकता है। उसका शरीर इतने ज्यादा टकरावों को लंबे समय तक नहीं सह पाएगा। दूसरी तरफ वो चौथे दर्जे का खुदाई करने वाला कीड़ा कई चोटें खाने के बाद भी हार नहीं मान रहा था और उस पर जख्मों का खास असर नहीं दिख रहा था। इसके उलट ध्रुव को महसूस हुआ कि उसकी मानसिक शक्ति और ऊर्जा बहुत तेजी से खत्म हो रही है। उसने सोचा, कोई रास्ता नहीं है, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। पर यह सोचते ही उसने फिर से लीडर पर हमला बोल दिया। ध्रुव के लड़ने का तरीका हमेशा से ही हमलावर रहा है। वो बचाव तभी करता था जब कोई और रास्ता ना हो। वो अपने दुश्मन को ज्यादा चोट पहुंचाने के लिए खुद कुछ जख्म सहने को भी हमेशा तैयार रहता था। यहां भी स्थिति वैसी ही थी। सिर्फ बचाव करने से उसे और ज्यादा चोटें लगती। उसे हमला करके ही दबाव बनाना था। उसके साथी ईको और शैडो ने कीड़े पर हमला करना जारी रखा। वे लगातार उसे काट रहे थे ताकि उसकी रफ्तार को धीमा किया जा सके। तभी ध्रुव सामने आया और अपनी 6 तलवारों से ऐसा जोरदार प्रहार किया कि आसपास की हवा तक कांप उठी। उसने कीड़े पर 6 अलग अलग दिशाओं से वार किए। ध्रुव की तलवारें जानवर के शरीर को चीरती हुई उसके अंदरूनी अंगों तक पहुंची। लेकिन लीडर कीड़ा भी अपनी जगह डटा रहा और उसने अपना सिर ध्रुव की ओर करके पलटवार किया। ध्रुव हैरान रह गया। ये अपने आधे शरीर से भी तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। वो पीछे की ओर फेंका और दीवार से जा टकराया। दीवार से गिरते मलबे के बीच जब ध्रुव उठा तो उसके राक्षसी रूप का सुरक्षा घेरा टूट चुका था और उसके मुंह नाक से खून बह रहा था। उसकी सांसें फूल रही थीं और कानों में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। घाव भरने का समय नहीं था क्योंकि कीड़ों का सरदार दोबारा उसकी तरफ बढ़ रहा था। ध्रुव ने फुर्ती से अपने सुरक्षा घेरे को ठीक किया और अपनी 6 तलवारों से एक सीधा और जोरदार वार किया। इस टक्कर से दोनों फिर से पीछे की ओर जा गिरे। ध्रुव को एहसास हुआ कि इस तकनीक की कमजोरी ये है कि ये शरीर पर बहुत दबाव डालती है, जिससे उसकी गति धीमी हो जाती है। जब उसका शरीर और मजबूत होगा तब ये कमी दूर हो जाएगी। फिलहाल तो उसे उस जानवर के हमलों को सहना ही पड़ रहा था। ईको और शैडो जानवर को उलझाए हुए थे और ध्रुव हर बार चोट खाने के बाद दोबारा उस पर झपट पड़ता। मिलो और ट्रॉय की नज़रों में ध्रुव की ये युद्धशैली बहुत ही खतरनाक और लापरवाह थी। उन्होंने देखा कि ध्रुव बार बार गिरता और फिर उठकर उस कीड़े के हमले को रोकता। ये सिलसिला 10-15 बार चला। वे सोच भी नहीं सकते थे कि ध्रुव को कितना दर्द हो रहा होगा। ट्रॉय ध्रुव के हौसले को देखकर बोल पड़ा, अद्भुत। लेकिन मिलो ने उसे टोकते हुए कहा, ध्यान भटकाओ मत। वे डैनियल की रक्षा कर रहे थे, जो पीछे आंखें बंद करके बैठा था। ध्रुव अकेला उस चौथे दर्जे के प्राणी को नहीं मार सकता था। उसे डैनियल की तकनीक की जरूरत थी। बस 5 सेकंड और, ध्रुव मन ही मन चिल्लाया। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। पसलियां और नाक टूट चुकी थीं, लेकिन वो नहीं रुका। कीड़ों का सरदार भी अब थकने लगा था। उसके शरीर से लाल खून बह रहा था और उसकी रफ्तार कम हो गई थी। आखिरकार ध्रुव लीडर के सामने डट गया। उसकी तलवारें कीड़े के दांतों से टकराईं। काले धुएं ने कीड़े को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे ध्रुव के साथियों को उसकी खाल में दांत गड़ाने का मौका मिल गया। ध्रुव ने खुद से वादा किया, जल्द ही मैं तुम्हें अकेले ही हरा दूंगा। तभी 1 मिनट बाद ध्रुव पीछे हटा। उसी पल डैनियल ने अपनी आंखें खोलीं और उस कीड़ों के सरदार की ओर हाथ से इशारा किया। काल कोठरी के उस गहरे हिस्से के अंदर 3 कुलीन रईस जमीन पर बैठे एक युवक को देख रहे थे। वो युवक ध्रुव था, जो शांति से अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए साधना कर रहा था। उन तीनों ने कमरे की सफाई कर दी थी। कीड़ों के मरे हुए शरीरों को डैनियल की अंगूठियों में भर लिया था और बाकी दोनों के हथियारों को संभाल कर रख दिया था। अब वे ध्रुव के सामने बैठकर
उसके बोलने का इंतजार करने लगे। लेकिन ध्रुव को उनकी कोई परवाह नहीं थी। वो अपने जख्मों को भरने और अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने में लगा हुआ था। रईसों का सब्र अब जवाब दे रहा था। ट्रॉय ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, तुम इतनी जल्दी इतने ताकतवर कैसे हो गए? तुम्हारा ताल्लुक तो किसी शाही खानदान से भी नहीं है, फिर तुम्हारे पास इतने साधन कहाँ से आए? ट्रॉय को ध्रुव की ताकत स्वीकार करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। वो ध्रुव के साथ ही पढ़ता था, लेकिन कुछ ही सालों में ध्रुव उससे बहुत आगे निकल चुका था। 20 साल से कम उम्र में ध्रुव की शक्ति डैनियल के बराबर पहुंच चुकी थी, जो कि एक करिश्मा ही था। ध्रुव ने अपनी साधना रोके बिना आंखें खोली और जवाब दिया, पहाड़ों की प्रवेश परीक्षा के दौरान राजघराने ने मेरी काबिलियत को पहचान लिया था, तब से मैं उनके लिए काम कर रहा हूं। उसने राजघराने के साथ अपने रिश्तों को नहीं छुपाया, लेकिन अपनी बाकी गुप्त बातों, जैसे कि सफ़ेद सूल की हत्या के बारे में कुछ नहीं कहा। उसके हाथों के बीच बन रहा काला भंवर लगातार आसपास की ऊर्जा खींच रहा था, जो उसके शरीर को ताकत दे रही थी। मिलो ने पूछा, क्या तुम यहाँ राजघराने के हुक्म पर आए हो? ध्रुव ने कहानी गढ़ते हुए कहा, नहीं, मैं तो बस अपनी ताकत परखना चाहता था, पर इन जानवरों ने अपने इलाके में जाल बिछा रखे थे, जिनमें मैं फंस गया और यहाँ पहुँच गया। तभी डैनियल ने अपना सवाल दागा, उस समय तुमने मानक की चेतना पर हमला क्यों किया था? ध्रुव के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। उसने कहा, मानक हार चुका था, फिर भी उसने मुझे जान से मारने के लिए अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया। बुजुर्ग लेखराज बस मेरी ताकत परख रहे थे, इसलिए मुझे कदम उठाना पड़ा। मानक खुशकिस्मत है कि मैं नियमों से बंधा था, वरना मैं उसे वहीं मार डालता। ट्रॉय चिल्लाया, ये झूठ है, मानक ईमानदार था, तुमने लड़ाई में चालबाजी की थी। ध्रुव ने शांत होकर कहा, उस समय भी मेरी मानसिक ताकत दूसरे दर्जे की थी। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे जीतने के लिए धोखे की जरूरत थी? ये सुनकर तीनों रईस सन्न रह गए। इसका मतलब था कि ध्रुव 18 साल की उम्र में ही दूसरे दर्जे का तांत्रिक बन चुका था। ये एक ऐसी कामयाबी थी जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई थी। डैनियल ने गहराई से सोचते हुए कहा, राजघराने के साथ काम करके तुम्हें काफी फायदे हुए होंगे, भले ही उनके काम हमेशा सही ना हो। ध्रुव ने सीधा जवाब दिया, हाँ, मैंने कुछ गलत काम किए हैं और मुझे उनका कोई पछतावा नहीं है। मुझे आगे बढ़ने के लिए साधनों की जरूरत थी और वे मुझे कीमत देने को तैयार थे। ट्रॉय ने तनाव में पूछा, तो क्या तुम खुद को उनके हाथों बेच दोगे? ध्रुव ने सिर्फ हाँ कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे देखकर डैनियल को लगा कि ये लड़का पूरी दुनिया को अपना दुश्मन मानता है और इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। डैनियल को ध्रुव पर गर्व भी महसूस हुआ, क्योंकि डैनियल को तो बचपन से ही सब कुछ मिला था, जबकि ध्रुव ने बिना किसी सहारे के अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया था। डैनियल ने उसे अपने बराबर का योद्धा मानते हुए पूछा, तो अब तुम क्या चाहते हो? ध्रुव ने डैनियल की आंखों में देखते हुए कहा, राजघराना चाहता है कि वो सब पर राज करे, और मुझे पता है कि तुम जैसे कुलीन परिवार उनके खिलाफ क्रांति लाना चाहते हैं। राजघराना मुझ पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन मेरे पास अभी उनसे लड़ने की ताकत नहीं है। पर जो ताकत उन्हें गद्दी से हटाना चाहती है, वही मुझे आज़ादी दिला सकती है। मैं तुम्हारे इस आंदोलन में शामिल होना चाहता हूं। क्या? ट्रॉय और मिलो एक साथ चिल्ला उठे। उनकी समझ से बाहर था कि ध्रुव ऐसा कुछ कहेगा, लेकिन डैनियल खामोश रहकर ध्रुव की आंखों में सच्चाई तलाशने की कोशिश करता रहा। ट्रॉय ने अपनी कड़वाहट निकालते हुए कहा, हम तुम्हें अपने साथ क्यों लें? हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड भी दागधार ही होगा। भला बड़े रईस खानदान तुम जैसे लड़के को क्यों अपनाएंगे? ध्रुव ने सपाट लहजे में जवाब दिया, मेरी काबिलियत की वजह से। मैं अब तक का सबसे होनहार साधक हूं, और ये बात तुम भी जानते हो। ध्रुव को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। उसे पता था कि उसने जो हासिल किया है वो किसी और के बस की बात नहीं थी। मिलो ने चिढ़ते हुए कहा, कितनी अकड़ है, सबसे होनहार साधक तो तुम्हारे ठीक सामने। पर डैनियल ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। डैनियल बोला, बस करो, वो सच कह रहा है। उसकी ताकत का स्तर मेरे बराबर है, जबकि वो उम्र में मुझसे काफ़ी छोटा है। अपनी ऊंची हैसियत को अपने फैसलों के बीच में मत आने दो। डैनियल की सोच अपने साथियों से कहीं ज्यादा गहरी थी। वो राजनीति की समझ रखता था। वो जानता था कि अगर प्रकाश की शक्ति रखने वाला योद्धा और अंधकार की शक्ति रखने वाला योद्धा ध्रुव एक साथ मिलकर राजघराने के खिलाफ खड़े होंगे, तो ये लोगों के बीच एक बड़ा संदेश जाएगा। इससे वे परिवार भी उनके साथ जुड़ जाएंगे जो अब तक हिचकिचा रहे थे। डैनियल ने ध्रुव से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ चाहिए, क्योंकि तुम अपनी कीमत अच्छी तरह जानते हो। ध्रुव ने अपनी मांगें सामने रखीं। मुझे साधन, तकनीकें, नए मंत्र और थोड़ा समय चाहिए। डैनियल ने जवाब दिया, तकनीकें और साधन तो मिल जाएंगे, लेकिन मंत्रों का इंतजाम करना मुश्किल है। मेरे परिवार ने पहले ही मुझ पर बहुत पैसा खर्च किया है। लेकिन समय से तुम्हारा क्या मतलब है? ध्रुव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला,
राजघराना मुझ पर नज़र रखता है। अगर उन्हें पता चला कि मैं उनके दुश्मनों से मिल रहा हूं तो वे मुझे मार देंगे। मुझे तैयारी के लिए समय चाहिए और मैं तुम्हारे गुट के असली नेता से मिलना चाहता हूं, वही जो तुम्हारे मुखिया हैं। डैनियल ने सिर हिलाया। ध्रुव ने आगे कहा, मुझे 2 महीने का वक्त चाहिए। इन 2 महीनों में मेरी ये योजनाएं राजघराने से छिपी रहनी चाहिए। साथ ही मुझे एक सुरक्षित जगह चाहिए जहां मैं तुम्हारे मुखिया से मिल सकूं। राजघराने ने बहुत ताकतवर योद्धाओं को मुझ पर नजर रखने के लिए लगाया है, इसलिए मुझे किसी ऐसे की सुरक्षा चाहिए जो मुझे वहां से सुरक्षित निकाल सके। डैनियल सोच में पड़ गया। उसे पता था कि राजघराने के जासूस हर जगह फैले हैं। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे तुम पर अभी पूरी तरह भरोसा नहीं है। मेरे पिता भी शायद तुम्हें राजघराने का बिछाया हुआ जाल समझे। ध्रुव ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, समय और जगह तुम तय कर लो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बैठक में कौन आता है, बस उसमें मेरी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। मुझे अपने कुछ निजी काम निपटाने के लिए ये 2 महीने चाहिए। असल में ध्रुव को उस बैठक से ज्यादा मतलब नहीं था। उसे बस गायब होने के लिए 2 महीने का समय चाहिए था। काफी सोचने के बाद डैनियल मान गया। ठीक है, हम 2 महीने बाद वोंडूहर के पास पहाड़ी रास्ते पर मिलेंगे। वो जगह रईसों के कब्जे में है, वहां राजघराने का कोई जोर नहीं जलता। ध्रुव मुस्कुराया और अपनी आंखों को बंद करके फिर से साधना में लग गया। उसे ठीक होने में पूरा 1 दिन लगा। इस दौरान उसके शरीर की नसें काली पड़ती रहीं जो उसके घावों को भर रही थीं। अगले दिन ध्रुव जाने के लिए तैयार हुआ। उसने डैनियल से कहा, मैं पहले निकल रहा हूं, उम्मीद है तुम लोग ठीक से पहुंच जाओगे। डैनियल ने सिर हिलाया। वो भी बहुत थका हुआ था। ध्रुव ने अपनी ऊर्जा वाली जादुई वस्तु समेटी और वहां से निकल गया। उसके जाते ही मिलो ने पूछा, क्या आपको उस पर यकीन है? डैनियल ने कहा, सच कहूं तो नहीं, लेकिन हमें उसका राज पता है, इसलिए उसे हमारा साथ देना ही होगा। बाकी फैसला बैठक के बाद करेंगे। इधर ध्रुव तेजी से काल कोठरी से बाहर निकलने के लिए दौड़ा। उसने अपने पंख फैलाए और सुरंगों को पार करता हुआ ऊपर सतह पर आ गया। जैसे ही सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, वो रुक गया और दक्षिण दिशा की ओर देखने लगा। वहां बहुत दूर जंगलों और मैदानों के पार उसकी पुरानी हवेली थी। उसे अपना पुराना घर और वो घमंडी चेहरा साफ याद आया जिसकी एक आंख पर पट्टी बंधी थी। ध्रुव ने एक लंबी सांस ली और मन ही मन कहा, मेरी नफरत मुझे एक दिन वापस वहीं ले जाएगी, लेकिन अभी मैं कमज़ोर हूं और राजघराने की रस्सी मेरे गले में बहुत कसी हुई है। उसने अपने गुस्से को दबाया और उत्तर की ओर मुड़ गया। पलक झपकते ही काली लपटों ने उसे घेरा और वो वहां से गायब हो गया। देश के उत्तरी हिस्से में 2 महीने शांति से गुजर गए। उस काल कोठरी में जो कुछ भी हुआ था वो इस दुनिया के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी। अक्सर योद्धा और साधक खतरनाक जगहों पर अपनी किस्मत आजमाने जाते थे और किसी हादसे का शिकार होकर जान गंवा बैठते थे। तीनों रईसों ने गवाही दी थी कि उन्होंने अपने साथियों के हथियार सैकड़ों जादुई जानवरों की लाशों के बीच पड़े देखे थे। उनकी ये बात किसी भी जांच को रोकने के लिए काफ़ी थी। सबने यही मान लिया कि मानक और मिताली की जान चौथे दर्जे के एक खूंखार जीव से लड़ते हुए चली गई। उनके परिवार वाले सिवाय उनकी लापरवाही को कोसने के और कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन एक खास खबर कुछ बड़े रईस खानदानों तक पहुंच चुकी थी। ये देश के सबसे अमीर परिवार थे जो आंदोलन नाम की एक गुप्त मुहिम चला रहे थे। वे डैनियल जैसे उभरते हुए सितारों की मदद से देश में एक बड़ी क्रांति लाने की योजना बना रहे थे। खबर ये थी कि एक और ऐसा ही चमकता हुआ सितारा मौजूद है, ध्रुव। वो शायद डैनियल से भी ज्यादा काबिल था, लेकिन फिलहाल वो राज परिवार के कब्जे में था। छोटे मालिक, क्या आपको पूरा भरोसा है कि वो ध्रुव राज परिवार के साथ अपनी सेटिंग जमाने के लिए आपका इस्तेमाल नहीं करेगा? चेहरे पर नकाब पहने एक महिला योद्धा ने डैनियल से पूछा। वे दोनों वोंडूहर के पास उसी पहाड़ी रास्ते पर खड़े थे जहां कुछ समय पहले एक बड़ी लड़ाई हुई थी। डैनियल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, वो अकेला है सामिया, एक अकेला योद्धा जिसे आगे बढ़ने के लिए मजबूरन हर तरह के काम करने पड़ते हैं। राज परिवार उसे लालच दे सकता है, लेकिन वे उसे अपनी बराबरी का दर्जा कभी नहीं देंगे। इसके विपरीत मेरे पिता उसे क्रांति के बाद रईस बनाने को तैयार हैं। वो अपना खुद का परिवार बसा सकेगा और इस देश के नए शासकों का सबसे करीबी साथी बनेगा। डैनियल ने इस बारे में अपने पिता से बात की थी। वे इस नतीजे पर पहुंचे थे कि जब तक ध्रुव उनके लिए लड़ेगा, वे हर तरह की तकनीक और साधन देते रहेंगे और उसकी आज़ादी में दखल नहीं देंगे। डैनियल जानता था कि ध्रुव जैसा इंसान अपनी आज़ादी से समझौता नहीं करेगा। अगर उसे दबाने की कोशिश की गई तो वो धोखा दे सकता है, इसलिए उसे प्यार और लालच से साथ रखना ही बेहतर था। सामिया ने अपना शक जताते हुए पूछा, और अगर उसे रईस बनने में कोई दिलचस्पी ही ना हुई तो? वो डैनियल की अंगरक्षक थी और काफ़ी ताकतवर भी। डैनियल ने समझाया, रईस होने का मतलब है ताकतवर बनने के लिए ज़रूरी सामान का होना। वो यही चाहता है। रईस बनकर ही वो किसी का गुलाम बने बिना अपनी आज़ादी बनाए रख सकता है। वो ये मौका कभी नहीं छोड़ेगा। सामिया चुप हो गई और आसपास देखने लगी।
उस पहाड़ी रास्ते पर अब एक 2 मंजिला स्मारक बन चुका था। यहाँ अब सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी गई थी, जिससे इलाके पर रईसों का दबदबा साफ दिख रहा था। लेकिन सामिया को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। उसे उस अजनबी ध्रुव पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने शिकायत करते हुए कहा, कम से कम हमें उसके बारे में थोड़ी छानबीन तो करने देते। मुझे बिना जाने किसी से मिलना पसंद नहीं। वो तुम्हारी बराबरी का नहीं है सामिया, और तुम जानती हो कि राजघराने के जासूस हर जगह हैं। अगर मेरा परिवार अचानक किसी अंधकार की शक्ति रखने वाले योद्धा की फाइलें ढूंढने लगता तो उन्हें तुरंत शक हो जाता। सामिया ने एक ठंडी सांस भरी। वो जानती थी कि डैनियल ने ध्रुव को अपने साथ जोड़ने की ठान ली है। उसने कहा, आप एक अच्छे इंसान हैं और हमेशा दूसरों में अच्छाई देखते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि दुनिया में कुछ राक्षस भी होते हैं, ऐसे लोग जिन्हें समाज के नियमों और कायदों से कोई लेना देना नहीं होता। डैनियल ने सिर झुकाया और फिर मजबूती से कहा, अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो हम उसे खत्म कर देंगे। उसे राजघराने के पास रहने देने से बेहतर है कि उसे रास्ते से हटा दिया जाए। डैनियल की ये कड़वाहट देखकर सामिया को थोड़ा सुकून मिला कि उसका मालिक अब बड़ा और समझदार हो रहा है। वक्त बीतता गया। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन ध्रुव का कोई पता नहीं था। उसे आने में देर हो रही है। सामिया का सब्र टूट रहा था, पर डैनियल को अब भी भरोसा था। हमने कोई पक्का समय तय नहीं किया था, मैं सुबह होने तक इंतजार करूंगा। दोपहर ढली, रात आई और फिर अगली सुबह भी हो गई, लेकिन ध्रुव नहीं आया। आखिर क्यों? मुझे यकीन था कि वो राजघराने के बारे में सच कह रहा था, फिर वो क्यों नहीं आया? डैनियल अब पूरी तरह मायूस हो चुका था। उसे उम्मीद थी कि ध्रुव के आने से पिछले मिशन में हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी। सामिया ने कहा, हो सकता है राजघराने को भनक लग गई हो और उन्होंने उसे मार दिया हो। इसकी उम्मीद कम है, वो इतनी आसानी से पकड़ा जाने वाला इंसान नहीं है। खैर जो भी हो, मुझे पता है कि अब हमें क्या करना है। डैनियल ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, अब हम उसकी ताकत और काबिलियत का राज सबके सामने खोल देंगे। मैं भी तो देखूं कि राजघराने को इतना बड़ा हीरा आखिर मिला कहां से था। पूरे देश में एक अफवाह जंगल की आग की तरह फैलने लगी। खबर उड़ी कि ध्रुव, जो अपनी पीढ़ी में तांत्रिकों की पाठशाला का सबसे काबिल छात्र था, असल में छिपकर अंधकार की शक्ति का इस्तेमाल करने वाला योद्धा था। ये भी कहा जाने लगा कि उसने राजघराने की मदद से अपनी असली पहचान छिपा रखी थी, ताकि वो उनके लिए काम करके नए साधन और तकनीकें हासिल कर सके। ये अफवाह इतनी तेजी से फैली कि हर कोई दंग रह गया। यहां तक कि उदय परिवार ने ध्रुव के चेहरे का एक चित्र भी जारी कर दिया। उनका असली मकसद ध्रुव की गोपनीयता को पूरी तरह खत्म करना था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि ध्रुव की जड़ें खोजी जा सकें। उत्तरा राष्ट्र में बिना किसी बड़े रईस खानदान के सहारे कोई इतना बड़ा योद्धा नहीं बन सकता था। इसका मतलब था कि ध्रुव के बारे में कहीं ना कहीं पुराने रिकॉर्ड जरूर होंगे। साथ ही वे राजघराने को भी नीचा दिखाना चाहते थे कि वे समाज के खिलाफ जाकर ऐसे गुप्त योद्धाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अफवाह जल्द ही किल्विश परिवार के मुखिया के दूसरे बेटे राजीव के कानों तक पहुंची। राजीव परिवार के पैसों और निवेश का हिसाब किताब देखता था, इसलिए देश की हर छोटी बड़ी हलचल पर उसकी पैनी नजर रहती थी। जैसे ही उसने ध्रुव का नाम सुना, उसे शक हुआ और उसने अपने जासूसों को काम पर लगा दिया। जैसे जैसे लोग ध्रुव के बारे में बातें करने लगे, कहानियां और भी चटकारेदार होती गईं। लोग उसे एक रहस्यमयी नायक की तरह देखने लगे। लेकिन राजीव को इन कहानियों से कोई मतलब नहीं था। उसकी आंखें तो उस कागज पर टिकी थीं जिस पर एक युवक का चेहरा बना था। उस युवक के बाल लंबे और काले थे और उसकी नीली आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसके चेहरे पर कोई अपनापन नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेरुखी थी। ये तो वही है। राजीव को इतना बड़ा झटका लगा कि उसने सोचा भी नहीं था। पिछले 5 सालों से वो अपने लापता बेटे और बेटी को ढूंढने की उम्मीद छोड़ चुका था। ध्रुव किल्विश जिंदा है, उसे जरूर पता होगा कि उस दिन क्या हुआ था। वो तुरंत अपनी मेज से उठा और अपने बड़े भाई के कमरे की ओर भागा। बलवंत, बड़े भाई, इसे देखो। राजीव काफी मोटा था, लेकिन उस दिन वो अपनी जान लगाकर भागा। ध्रुव ने बिना रुके एक के बाद एक 9 वार किए। उसने अपनी पूरी जान झोंक दी थी। आसमान और जमीन काले पड़ गए, बस ध्रुव की तलवार की लाल लपटें ही चमक रही थीं। जैसे ही ध्रुव के 9 वार लेंगयू के सुरक्षा घेरे को तोड़कर उसके पास पहुंचे, लेंगयू ठंडी हंसी हंसी। अचानक हमला? अफसोस, तुम बहुत लेट हो चुके हो। धमाका! लेंगयू ने अपना हाथ उठाया और वहां से सोने जैसी तेज रोशनी निकली। उस रोशनी ने ध्रुव के उन 9 खतरनाक वारों को हवा में ही जकड़ लिया। ये क्या है? वो रोशनी इतनी तेज थी कि ध्रुव को कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने अपनी खास आंखों, हेवेंस आइज का इस्तेमाल किया। ध्रुव ने देखा कि लेंगयू की हथेली के ऊपर एक सोने की मुहर जैसी चीज तैर रही थी। वो चौकोर थी और हथेली से आधी छोटी थी। वो डरावनी रोशनी उसी मुहर से निकल रही थी। उसके आसपास का आसमान कांप रहा था, मानो वो उस मुहर से डर रहा हो।
उस मुहर ने अंतरिक्ष को भी डरा दिया था। ध्रुव समझ गया कि वो कोई खजाना या हथियार नहीं था, बल्कि शुद्ध मार्शल ताकत थी। क्या ये मुमकिन है? ध्रुव का दिल बैठ गया। ध्रुव, तुम्हारा हमला बहुत ताकतवर था। मैंने आज तक इससे बढ़िया कला नहीं देखी, लेकिन अफसोस ये मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती, क्योंकि जो मैंने इस्तेमाल किया है वो है स्वर्ग का वर्जित हुनर, हेवन टैबू मार्शल स्किल। लेंग यू जोर से चिल्लाई। स्वर्ग का वर्जित हुनर, दाओ प्रकाश की मुहर। ध्रुव की आंखों में जलन और हैरानी दोनों थीं। स्वर्ग का वर्जित हुनर कहानियों में सुना जाने वाला हुनर था। ध्रुव को आज तक ऐसा कोई हुनर नहीं मिला था। आज उसने पहली बार इसे देखा, लेकिन अपने दुश्मन के हाथ में। ध्रुव, अब हार मान लो। अगर तुम अभी घुटनों पर बैठकर माफी मांगते हो तो मैं तुम्हारी आंखें नहीं निकालूंगी और तुम्हें एक बार में मार दूंगी, लेंगियो ने कहा। और अगर मैं मना कर दूं तो? ध्रुव ने पलटकर पूछा। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब मर गए, लेंगियो ने बड़े घमंड से कहा। उसके पास घमंड करने की वजह भी थी। सच तो ये था कि लेंगियो अब तक का सबसे खतरनाक दुश्मन था जिससे ध्रुव का सामना हुआ था। इस समय ध्रुव वाकई हार की कगार पर खड़ा था। लेकिन फिर भी ध्रुव घबराया नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो फिर कोशिश करके देख लो। क्या ध्रुव के पास इस स्वर्ग के वर्जित हुनर का कोई जवाब है? क्या वो इस मौत के जाल से बाहर निकल पाएगा? मैं तुम्हें अभी दिखाती हूं, लेकिन अफसोस तुम उसे देख नहीं पाओगे। जैसे ही लेंगियो ने ये कहा, वो सुनहरी रोशनी और भी ज्यादा तेज हो गई। फिर उसने उस सुनहरी मोहर को ध्रुव की ओर उछाल दिया। वो मोहर हवा को चीरती हुई ध्रुव की तरफ बहुत तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस मोहर में इतनी डरावनी ताकत थी कि ध्रुव भी उसे देखकर दंग रह गया। अगर वो मोहर ध्रुव को लग जाती तो उसकी हड्डियां चूर चूर हो जातीं और शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा भी मिट जाती। लेकिन भले ही वो मोहर बहुत ताकतवर थी, ध्रुव अपनी खास आंखों से उसकी चाल देख पा रहा था। नीला ड्रैगन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ध्रुव फुर्ती से एक तरफ हटा और हमले से बच गया। वो बच कैसे गया? ये कैसे मुमकिन है? लेंगियो की भौहें हैरानी से तन गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो इस मुहर की ताकत अच्छी तरह जानती थी। ये मुहर न केवल दुश्मन को खत्म करती है, बल्कि इसकी रोशनी दुश्मन की आंखों को अंधा कर देती है, ताकि वो हमला देख ही ना पाए। बड़े बड़े ज्ञानी भी इस रोशनी के पार नहीं देख पाते थे। क्या ये सिर्फ किस्मत थी? लेंगियो को लगा कि ध्रुव शायद तुक्के सी बच गया। उसने हाथ के इशारे से उस मुहर को वापस ध्रुव की ओर मोड़ा। दरवाजा खुला और बलवंत बाहर आया। वो सिराज का सबसे बड़ा बेटा था और परिवार की फौज का मुखिया था। क्या बात है? उसने गंभीरता से पूछा। इसे देखो। राजीव ने कांपते हाथों से ध्रुव की तस्वीर उसे थमा दी। ये कौन है? अंधकार का योद्धा? रुको, क्या तुम्हें लगता है कि वो लड़का उस हादसे से बच निकला था? बलवंत ने कभी ध्रुव को देखा नहीं था, इसलिए वो केवल उसकी जादुई शक्ति, अंधकार के आधार पर अंदाजा लगा रहा था। मुझे पक्का नहीं पता, पर ये वही है। उसे ढूंढना ही होगा, राजीव चिल्लाया। बलवंत ने सोच विचार कर कहा, हम अभी पक्का नहीं कह सकते। पहले छोटे भाई से इसकी पहचान करवाते हैं। कुछ ही देर बाद वे एक कमरे के सामने थे जहां से शराब की तेज बदबू आ रही थी। किल्विश, हमें बात करनी है, बलवंत ने आवाज दी, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। ये तुम्हारे बेटे ध्रुव के बारे में है। हमें लगता है वो जिंदा है, राजीव ने कहा। अंदर अचानक हलचल हुई और दरवाजा खुला। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसकी बाईं आंख पर पट्टी बंधी थी और हालत बहुत खराब थी। क्या कहा तुमने? बलवंत और राजीव ने उसे ध्रुव की तस्वीर दिखाई। किल्विश ने उस तस्वीर को फटी आंखों से देखा। ध्रुव अब काफी बड़ा हो गया था, लेकिन उसकी शक्ल उसकी मां रोशनी से इतनी मिलती थी कि किल्विश ने उसे पल भर में पहचान लिया। ये वही है, मेरा बेटा जिंदा है। वो कहाँ है? मेरे दूसरे बेटे मानू का क्या हुआ? किल्विश के मुरझाए चेहरे पर जैसे जान आ गई। राजीव ने बताया, वो इतने समय से राजघराने की तांत्रिक पाठशाला में था और उसे अपनी उम्र का सबसे महान योद्धा माना जा रहा है। किल्विश गुस्से में अपने पिता सिराज के कमरे की तरफ भागा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे दूसरे बेटे के गायब होने में इस लड़के का हाथ हुआ तो मैं अपने हाथों से इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बलवंत ने दुख से अपना सिर हिलाया, लेकिन राजीव की आंखें भी अब ठंडी पड़ चुकी थीं। उसे भी लगा कि शायद उसके बच्चों की मौत का जिम्मेदार ध्रुव ही है। तीनों सिराज के कमरे में पहुंचे। पिताजी, ध्रुव वापस आ गया है, वो राजघराने के पास है। तभी सिराज अचानक उनके सामने प्रकट हुआ और राजीव के हाथ से तस्वीर ले ली। हाँ, ये वही है। मुझे वो सब बताओ जो तुमने सुना है। राजीव ने सारी अफवाहें सुना दी। कैसे ध्रुव ने पाठशाला के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, कैसे वो अपनी पीढ़ी का सबसे होनहार छात्र बना और कैसे वो राजघराने का खास मोहरा है। ये सुनकर बलवंत दंग रह गया और किल्विश गुस्से से अपना आपा खोने लगा। सिराज ने शांत होकर कहा, मैं समझ गया।
लगता है मुझे अब राजधानी जाना होगा। रुकिए पिताजी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, किल्विश ने विनती की। सिराज ने उसे एक तीखी नज़र से देखा और कहा, अगर तुमने अपनी हवस पर काबू रखा होता तो आज ये होनहार योद्धा हमारे परिवार की शान बढ़ा रहा होता। मेरे लौटने तक अपने कमरे में रहो। बलवंत, मेरे पीछे तुम सब संभालोगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, सिराज उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। उत्तरा महाद्वीप के आसमान में एक शख्स बादलों को चीरते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये सिराज किल्विश थे, जो ध्रुव के दादा थे। वे हवा से बने एक पारदर्शी गोल मंच पर सवार होकर राजधानी की तरफ उड़ रहे थे। वैसे तो सिराज खुद भी उड़ सकते थे, लेकिन वे जल्द से जल्द शाही शहर पहुंचना चाहते थे। अपने पोते को छिपाने का मामला उनके लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि उनके पूरे खानदान का भविष्य इसी पर टिका था। एक रईस खानदान की ताकत उसके योद्धाओं और धन दौलत से होती है, और किल्विश परिवार ने उस दूसरे आयाम के हादसे में ये दोनों खो दिए थे। उन्होंने अपने खानदान के 3 वारिस, 20 सबसे होनहार सैनिक और उनके साथ भेजे गए सारे कीमती सामान गंवा दिए थे। अगर वे सब सच में मर चुके होते तो उन पर खर्च की गई सारी जमा पूंजी बर्बाद हो जाती। लेकिन अब जब ध्रुव जिंदा मिला था तो उम्मीद जगी थी कि शायद दूसरे योद्धा भी जीवित हों। उस लड़के के पास सारे जवाब हैं, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। यही सोचते हुए सिराज घने जंगलों और मैदानों को पार कर राजधानी की ऊंची दीवारों के पास जा पहुंचे। एक ताकतवर योद्धा के लिए पूरे देश का सफर 2 हफ्ते में तय करना कोई बड़ी बात नहीं थी। राजधानी की दीवारों पर खड़े होकर सिराज धीमी लेकिन ठोस आवाज में बोले, मैं सिराज किल्विश हूं, किल्विश खानदान का मुखिया। मैं राजघराने से मिलने की इजाजत चाहता हूं। उनका लहजा विनम्र था, लेकिन काफी देर इंतजार के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सिराज समझ गए कि राजघराना मामले के शांत होने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने अपनी ऊर्जा को गले पर केंद्रित किया और गरज कर बोले, ध्रुव किल्विश, मुझे पता है कि तुम तांत्रिक पाठशाला में वैंस बनकर छिपे हो। बाहर आओ और अपने परिवार के मुखिया को सम्मान दो। उनकी आवाज पूरे शाही शहर में बिजली की तरह गूंज उठी। शहर की रक्षा करने वाली जादुई झिल्ली और दीवारें तक कांप गईं। सिराज की आवाज कोई हमला नहीं थी, इसलिए वह झिल्ली को पार कर शहर के हर कोने तक पहुंच गई। शहर के लोग और बाकी योद्धा दंग रह गए। हर तरफ शोर मच गया। क्या वैंस एक रईस खानदान का लड़का है? हमें तो लगा था वह कोई आम आदमी है। किल्विश खानदान? हाँ, सुना है कुछ साल पहले उनके साथ कोई बड़ा हादसा हुआ था। रुको, अगर वैंस एक रईस है और छिपकर रह रहा था, तो क्या इसका मतलब वह कोई मुजरिम है? क्या राजघराना एक मुजरिम को पनाह दे रहा था? लोगों के मन में राजघराने की इज्जत कम होने लगी। उन्हें लगा कि अपने फायदे के लिए राजघराना अपराधियों का इस्तेमाल कर रहा है। सिराज दीवार पर खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। तभी पारदर्शी झिल्ली खुली और बुजुर्ग लेखराज के पिता महाराजा सेसिल हवा में प्रकट हुए। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ थी। सिराज, इतना तमाशा करने की जरूरत नहीं थी, महाराजा सेसिल ने ठंडे लहजे में कहा। सिराज किल्विश का महाराजा सेसिल को प्रणाम। महाराजा ने कड़वाहट से कहा, तुम यहां अपनी मर्जी नहीं चला सकते। तुम्हारे परिवार को कोई खास हक नहीं मिला है, तुम्हें कायदे से मिलना चाहिए था। उन्होंने सिराज को सीधा खड़े होने का इशारा नहीं किया, इसलिए सिराज झुककर ही रहे। तभी पीछे से एक और आवाज आई, मैं आपसे सहमत नहीं हूं महाराजा, ये उनके परिवार के भविष्य का सवाल है। आप उनकी इस गुस्ताखी को माफ कर दें। वह डैनियल के पिता रावत उदय थे, जो देश के सबसे रईस आदमी थे। उनके पीछे 2 और बड़े योद्धा प्रकट हुए, एक मिताली की मां और दूसरा सफेद सूल जैसा दिखने वाला एक सुनहरे बालों वाला योद्धा। मिताली की मां ने तीखे लहजे में कहा, मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या मेरी बेटी किसी ऐसे मुजरिम से मिली थी जिसे आपने छात्र बनाकर छिपा रखा था? सफेद सूल के रिश्तेदार ने भी सुर मिलाया, मैं भी जानना चाहता हूं कि वोंडूहर की घटना में उस लड़के का क्या हाथ था। महाराजा सेसिल समझ गए कि ये सब गिद्धों की तरह सिराज का ही इंतजार कर रहे थे, ताकि राजघराने पर दबाव बना सकें। उन्होंने बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा बेटा राजधानी में ही है। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो मेरे पीछे आइए। बुजुर्ग लेखराज एक अंधेरे भूमिगत कमरे में थे, जहां दीवारों पर ऐसे निशान बने थे जो बाहर से आने वाली किसी भी मानसिक ऊर्जा को रोक देते थे। वो कमरे के बीचों बीच खड़े थे और एक महिला उनके सामने घुटनों के बल बैठी थी। तो क्या बात है हेजल, तुम अचानक मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? लेखराज ने चिढ़ते हुए पूछा। वो महिला हेजल थी, जो कर्ट के शिकारियों के समूह का हिस्सा थी। उसने सिर झुकाकर जवाब दिया, वैंस अकेले ही बेयर डंजन चला गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसीलिए आपके आदेश लेने यहां आई हूं। लेखराज बोले, वो शायद अपनी ब्लड ड्रेन तकनीक की शक्ति को और बढ़ाना चाहता है। वो लड़का खुद पर काबू नहीं रख पा रहा है,
मुझे लगता है कि उसका शरीर अब अगले बड़े बदलाव के करीब है। हेजल ये सुनकर दंग रह गई और सिर उठाकर पूछा, क्या वो अभी से चौथे दर्जे का शरीर पा रहा है? वो तो अभी 20 साल का भी नहीं है। अगर वो सफल हो गया तो वो मेरे बराबर आ जाएगा। मुझे डर है कि अगर उसने विद्रोह किया तो मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी। दरअसल लेखराज ने उसे ध्रुव पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर उसे दबाने का काम दिया था। लेखराज ने उसे तसल्ली दी, चिंता मत करो, मैं न्यूटन को भी इस काम में लगा दूंगा। अब तुम जाओ और उसके वापस आते ही मुझे खबर देना। हेजल के जाने के बाद लेखराज गहरी सोच में डूब गए। वो ध्रुव की रफ्तार देखकर हैरान थे और मन ही मन शाही विरासत पर कब्जा करने का लालच पाल रहे थे। कुछ हफ्ते बीत गए। बेयर डंजन की खबरें बाहर आने लगी। लेखराज को पता चला कि वहां का खतरनाक जीव मारा जा चुका है और डैनियल और ध्रुव की जोड़ी बहुत घातक साबित हुई है। लेकिन ध्रुव अब तक राजधानी नहीं लौटा था। लेखराज को चिंता होने लगी कि कहीं वो मारा तो नहीं गया, पर उन्हें ध्रुव के पक्के इरादों पर भरोसा था। वो ध्रुव की सुरक्षा को लेकर परेशान थे, क्योंकि शहर से बाहर ध्रुव पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। तभी एक नौकरानी भागती हुई कमरे में आई। उसके हाथ में एक पर्चा था। महाराज, आपको ये देखना होगा। लेखराज ने गुस्से में वो पर्चा लिया। उस पर ध्रुव का चित्र था और नीचे उसकी पूरी जानकारी लिखी थी। लेखराज ने फौरन अपनी जादुई अंगूठी से एक टोकन निकाला और कहा, पिताजी, हमारे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है। वर्तमान में वापसी। सेसिल चारों रईसों को लेकर शाही हवेली पहुंचा। बुजुर्ग लेखराज मुख्य द्वार पर ही इंतजार कर रहे थे। इतने ताकतवर योद्धाओं को देखकर उन्होंने झुककर प्रणाम किया। लेखराज एल्बास का आप सभी रईसों को प्रणाम। तभी इयान ने अकड़कर पूछा, सेसिल, तुम हमें यहां क्यों लाए हो? सेसिल ने जवाब दिया, अकादमी का मामला मेरे बेटे के हाथ में है। वही वैंस के बारे में सब समझा सकता है। तभी सिराज यानी थॉमस ने बीच में बोला, उसका असली नाम ध्रुव किल्विश है, जो बलवंत किल्विश और उनकी एक रखेल का बेटा है। ये सुनकर बाकी रईस हैरान रह गए। फ्रेड ने गुस्से में लेखराज से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम ये मान लें कि आपको उसकी असलियत नहीं पता थी? या तो आप झूठ बोल रहे हैं या आप पूरी तरह नालायक हैं। फ्रेड अपने बेटे की मौत से दुखी था और उसे शक था कि इसमें ध्रुव का हाथ है। सेसिल को अपमान महसूस हुआ और उसने फ्रेड को चेतावनी दी। तभी मेरेडिथ ने मामला शांत कराया और पूछा, हमें बस इतना बताइए कि ये ध्रुव है कहाँ? सबकी नजरें लेखराज पर टिक गईं। लेखराज ने हिचकिचाते हुए बस 3 शब्द कहे, वो गायब हो गया है। उन 3 शब्दों ने बड़े रईसों को चुप करा दिया। केवल सेसिल ही पूरी स्थिति को अच्छे से समझता था। सच तो ये था कि ध्रुव की असली शक्ति और तत्वों का पता चलने के बाद शाही दरबार ने उसकी बहुत खोज की, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव हवा में गायब हो गया हो। बुजुर्ग लेखराज ने सिर झुकाते हुए कहा, वो अपने किराए के कमरे पर भी नहीं लौटा है। उसकी एकेडमी और शिकारी टोकन से भी उसकी लोकेशन नहीं मिल रही है। या तो वे चीज़ें किसी खास स्पेस रिंग के अंदर हैं या फिर नष्ट कर दी गई हैं। लेखराज इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने ध्रुव को बहुत सारे संसाधन दिए थे और उसकी पहचान भी गुप्त रखी थी, इसलिए उन्हें ध्रुव का ये कदम समझ नहीं आ रहा था। आमतौर पर ध्रुव को जो सुविधाएं दी गई थीं, वे किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए सबसे बेहतरीन थीं। कोई भी अकेले रहने वाले योद्धा को इतनी बड़ी रकम देने को तैयार नहीं होता। रईसों का संदेह और सेसिल का फैसला। हमें कैसे पता कि आप सच बोल रहे हैं? इयान ने तीखे स्वर में पूछा। वो हार मानने को तैयार नहीं था। मान लेते हैं कि पहले आपको उसकी पहचान नहीं पता थी, लेकिन अब जब सब जानते हैं कि वो कौन है, तो हम कैसे मान लें कि आप उसे कहीं छिपा नहीं रहे हैं? तभी सेसिल बीच में आया और बोला, हमारे परिवार ने इस पर चर्चा की है। हमने फैसला किया है कि जो भी कुलीन व्यक्ति चाहे वो शाही परिवार की इस जांच में हमारे साथ शामिल हो सकता है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। शाही जांच में रईसों को शामिल करना एक बहुत बड़ा कदम था। इससे न केवल शाही परिवार की बेगुनाही साबित होती, बल्कि रईसों को भी सारी जानकारी मिलती रहती। इयान, फ्रेड और मेरेडिथ इस बात से ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन सिराज के चेहरे पर चमक आ गई। सिराज ने झुककर कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने पोते की तलाश में शाही परिवार के साथ चलने को तैयार हूं। सिराज एक मध्यम स्तर के परिवार के मुखिया थे, इसलिए वो अकेले शाही परिवार से टकरा नहीं सकते थे। उनका मकसद बस अपने लापता वारिसों को ढूंढना था। गुरु का आखिरी ठिकाना। सेसिल ने सिराज की बात मान ली और राजधानी के एक खास इलाके की ओर इशारा किया। तो लॉर्ड किल्विश, मुझे लगता है कि आप ये जानना चाहेंगे कि ध्रुव के गुरु उसके बारे में क्या कहते हैं। सभी लोग ध्रुव के पुराने ठिकाने की ओर चल दिए। वे एक साधारण सी इमारत में पहुंचे जहां ऊर्जा बहुत अधिक थी। सेसिल ने एक चाबी टोकन से फ्लैट का दरवाज़ा खोला। अंदर एक बदहाल हालत में बुजुर्ग योद्धा सोया हुआ था। सेसिल ने सबको सावधान किया, इस व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसे बस अपनी तकनीक की बातें याद रहती हैं।
उसने कमरे में जाकर आचार्य को जगाने के लिए उसे थपथपाया। आचार्य ने धीरे से आंखें खोलीं और उलझन में देखते हुए बोला, तुम फिर आ गए। क्या आप इन लोगों को बता सकते हैं जो आपने कुछ दिन पहले मुझे बताया था? सेसिल ने नरमी से पूछा और उसे पीने के लिए शराब का एक जार दिया। किस बारे में? आचार्य ने शराब पीते हुए पूछा। बुजुर्ग लेखराज ने टोकते हुए कहा, तुम्हारे छात्र वैंस, ध्रुव के बारे में। जो भी जानते हो बताओ। आचार्य कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, वो एक कमाल का बच्चा है, योद्धाओं की तकनीक बनाने में सबसे माहिर। सच तो यह है कि उसका जीवन बहुत दुखों भरा रहा होगा, तभी उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है। ये सुनकर सबकी निगाहें सिराज की तरफ मुड़ गईं। सिराज ने बस एक ठंडी आह भरी। वो जानता था कि ध्रुव का बचपन मुश्किल था, पर वो उसे कोई सुविधा नहीं दे पाया क्योंकि वो एक नाजायज संतान था। एक कड़वा सच और अंत। हाँ, उसका जीवन कठिन था, पर क्या तुम जानते हो वो अब कहाँ है? सिराज ने पूछा। आचार्य हंसते हुए बोला, मुझे क्या पता, वो अपनी मर्जी का मालिक है। ओहो, अब समझा, तुम लोगों ने उसे खो दिया है। वो इस देश के इतिहास का सबसे काबिल तांत्रिक है और तुम उसे संभाल नहीं पाए। क्या मजाक है। आचार्य हंसता रहा, लेकिन अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ और वो रुक गया। लेखराज ने उसके पास जाकर धीमे से कहा, तुम्हारा शिष्य तुम्हें यहां मरता हुआ छोड़ गया है। क्या तुम उसे ढूंढकर ये नहीं पूछना चाहते कि उसने ऐसा क्यों किया? आचार्य और जोर से हंसा। मेरी फिक्र किसे है? मैं तो बस एक बेकार सा साधक हूं। मैंने उसे अपना सारा ज्ञान दे दिया है। मुझे सुकून है कि वो अपने करीबियों को भी छोड़ने की हिम्मत रखता है। ऐसा मजबूत चरित्र कहीं नहीं मिलेगा। अब मुझे यकीन है कि मेरी तकनीक जिंदा रहेगी। कमरे में सन्नाटा पसर गया। तभी इयान ने चढ़कर सेसिल से कहा, यह आदमी जांच में रुकावट डाल रहा है, आप इसका क्या करेंगे? सेसिल ने इशारा समझ लिया। उसने अपनी पूरी मानसिक शक्ति आचार्य के दिमाग पर डाल दी। आचार्य का कमजोर दिमाग उस दबाव को झेल नहीं पाया। उसकी आंखों की चमक खत्म हो गई और वो सोफे पर गिर पड़ा। आचार्य मर चुका था। क्या वो आपका इकलौता सुराग था? सिराज ने शांति से पूछा। एक मामूली आदमी की मौत उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बुजुर्ग लेखराज ने आचार्य के शव को देखते हुए कहा, नहीं, अब हम शोस्ती की पुरानी जमीन की तरफ बढ़ेंगे। शोस्ती परिवार के इलाके में एक बहुत शक्तिशाली योद्धा द्वारा बनाया गया एक गुप्त आयाम, यानी एक अलग दुनिया था। वक्त बीतने के साथ उस महान योद्धा के बारे में ज्यादातर बातें लोग भूल चुके थे। बस उनकी पदवी और उनकी ताकत के स्तर के बारे में ही सबको पता था। उस जगह के बारे में खास बात यह थी कि वो आयाम हर काबिल व्यक्ति को कुछ न कुछ इनाम तो देता था, लेकिन उस महान योद्धा की असली विरासत और सारी शक्तियां केवल एक ही बार इसके लिए सुरक्षित थीं। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि कुछ समय पहले ही एक तेज तर्रार युवती जून ने उस विरासत पर अपना हक जमा लिया था। जून की कड़ी मेहनत। इस गुप्त दुनिया की तीसरी परत के भीतर जून जादुई जानवरों की भीड़ से घिरी हुई थी और अपना भाला तेजी से घुमा रही थी। वे जीव साधारण नहीं थे, बल्कि उसी आयाम की जादुई रचना थे। जून ने एक बार में एक बड़े चूहे जैसे जीव का सिर फोड़ दिया और पीछे से हमला करने वाले एक सांप को जोरदार लात मारी। उसका हर वार सटीक था और वो अकेले ही तीसरे स्तर के खतरनाक जानवरों को ढेर कर रही थी। जब उसने देखा कि जानवरों की संख्या कम नहीं हो रही है, तो उसने अपना भाला जमीन में गाड़ दिया और अपनी पूरी ऊर्जा उसमें झोंक दी। भाले से बिजली की ऐसी चिंगारियां निकलीं कि एक जबरदस्त तूफान आ गया, जिसने घेरा डाले हुए सभी जानवरों को खत्म कर दिया। जून बुरी तरह हाँप रही थी और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उस आखिरी तकनीक ने उसकी सारी ताकत सोख ली थी। सन की थंडर का मार्गदर्शन। हवा में एक आवाज गूंजी, आखिरकार तुम अपने नए शरीर के ढल गई हो, लेकिन तुम्हारी चेतना अभी भी कमजोर है। ये मेरी तकनीकों की असली ताकत को पूरी तरह से नहीं दिखा पा रही। ये सन की थंडर थे, जो ऊपर से अपनी शिष्या को देख रहे थे। जून ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, यह सब आपकी वजह से है गुरुजी। अगर आपकी शरीर सुधारने वाली विधि ना होती तो मेरा शरीर अभी भी तीसरे दर्जे पर ही होता। सन की थंडर मुस्कुराए और बोले, तकनीक तो बस आखिरी रास्ता थी, असली कमाल तुम्हारी हिम्मत का है। सच कहूं तो मुझे तुमसे जलन होती है। मैंने अपनी बिजली जैसी शरीर की तकनीक तब बनाई थी जब मैं लेवल 5 पर था, और तुम इतनी कम उम्र में ही लेवल 4 का शरीर पा चुकी हो। सन की थंडर का वारिस बनने के बाद जून में बहुत बदलाव आया था। उसे ना केवल अथाह धन और बिजली की दर्जनों तकनीकें मिली, बल्कि उसके शरीर को भी इतना मजबूत बना दिया गया था कि वो गरज और बिजली की शक्ति को आसानी से संभाल सके। ध्रुव की याद। जून खुश थी कि उसके पास सब कुछ है, धन, तकनीक और एक महान गुरु। लेकिन जैसे ही उसे ध्रुव की याद आई, उसका मूड खराब हो गया। उसने इस आयाम की यादों में देखा था कि कैसे ध्रुव ने पहली परत में अपने ही परिवार के खिलाफ विद्रोह किया था। उसने मन ही मन सोचा, मुझे लगा मेरी जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन ध्रुव,
तुमने तो पूरे परिवार के जुल्म के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ी और फिर भी मुझसे ज्यादा मजबूत बन गए। तुम्हारी इच्छा शक्ति वाकई कमाल की है। सनकी थंडर उसके पास आए और बोले, अभी भी उस लड़के के बारे में सोच रही हो? वो लड़का जरूर कहीं ना कहीं कोई चालाकी कर रहा होगा या किसी को ठग रहा होगा। तुम अपनी फिक्र करो। अचानक हमला और विदाई। तभी गुरु ने उसे एक बड़ी धातु की टोपी दी और कहा, इसे पहनो। जून को टोपी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि इससे उसे लड़ने में दिक्कत होती थी, लेकिन गुरु के दबाव के आगे उसे हार माननी पड़ी। तभी अचानक पूरी धरती हिलने लगी। सनकी थंडर ने छत की ओर देखा, उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। क्या हुआ मास्टर? जून चिल्लाई। सनकी थंडर ने दुखी होकर कहा, ऐसा लगता है कि कोई इस आयाम में जबरदस्ती घुस रहा है। किसी के पास इतनी ताकत है कि वो मेरी बनाई दुनिया को तोड़ सके। धिक्कार है मेरी किस्मत पर। मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ 1 साल का समय मिला। उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति से जून के चारों ओर नारंगी रंग के घेरे बना दिए। मुझे माफ करना, हमारा साथ यहीं तक था। मैं तुम्हारा सारा सामान तुम्हारी रिंग में भेज रहा हूं और तुम्हें इन हमलावरों से बहुत दूर भेज दूंगा। मेरे शिष्य, अपना ख्याल रखना। एक तेज रोशनी हुई और जून उस जगह से गायब हो गई। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं और देखूं कि जून कहां पहुंचती है? मॉसग्रोव शहर के पास स्थित विरासत भूमि के मुख्य द्वार के ऊपर 8 शक्तिशाली योद्धा हवा में खड़े थे। उनमें से एक महिला नीचे की जमीन पर भूरे रंग की तकनीक भेज रही थी, जिससे नीचे की धरती कांप रही थी। इन 8 लोगों में से 5 अलग-अलग रईस परिवारों से थे और 3 शाही खानदान से। रईसों के समूह में इयान, फ्रेड, मेरेडिथ, सिराज और केंट शोस्ती शामिल थे। केंट शोस्ती इसलिए साथ आए थे क्योंकि ये जमीन उनके परिवार के अधिकार में थी। शाही परिवार की ओर से सेसिल, बुजुर्ग लेखराज और वो रहस्यमयी महिला मौजूद थीं जो अपनी शक्ति से उस गुप्त आयाम का दरवाजा तोड़ रही थी। उस महिला की हैसियत सेसिल से भी बड़ी लग रही थी, क्योंकि सेसिल सम्मान में सिर झुकाए उसके बगल में खड़ा था। कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद जमीन में एक बड़ी दरार पड़ी और अंदर के हरे भरे मैदान दिखाई देने लगे। लेडी एडना की शक्ति। उस महिला ने अपनी आंखें खोलीं और एक ठंडी सांस लेकर कहा, रास्ता खुल गया है। अंदर की ज्यादातर सुरक्षा खत्म हो चुकी है। अब बस वहां बनाने वाले की यादें और इच्छा शक्ति ही बची है। सबने सम्मान में उनके सामने सिर झुकाया। सेसिल ने कहा, लेडी एडना, आपकी शक्ति बेमिसाल है। आपके सामने ये विरासत भूमि भी कुछ घंटे नहीं टिक पाई। लेडी एडना ने लापरवाही से जवाब दिया, हजारों साल बीत जाने की वजह से ये कमजोर पड़ गई थी। इसे बनाने वाले सनकी थंडर लेवल 6 के बहुत खतरनाक योद्धा थे। वे तकनीक और रचनाओं के उस्ताद थे। अगर ये आयाम नया होता तो मैं इसे कभी नहीं खोल पाती। इतना कहकर एडना वहां से गायब हो गईं। सनकी थंडर से आमना सामना। केंट शोस्ती ने समूह का नेतृत्व किया और सब उस गड्ढे के जरिए नीचे उतरे। वहां का नज़ारा अद्भुत था। नारंगी आसमान और मीलों तक फैले हरे मैदान। वहां एक बूढ़ा साधक खड़ा था जिसने एक बहुत बड़ी टोपी और शानदार नारंगी चोला पहन रखा था। वो सनकी थंडर की बची हुई इच्छा शक्ति थी। सनकी थंडर ने गुस्से में कहा, घुसपैठियों को सम्मान की बातें करते देखना वाकई मजेदार है। क्या तुम यहाँ का खजाना लूटने आए हो? इससे पहले कि तुमको छुओ, मैं इस पूरी दुनिया को धमाके से उड़ा दूंगा। तभी सिराज आगे आए और झुककर विनती की, हे महान योद्धा, रुकिए। हम यहाँ लूटपाट करने नहीं बल्कि 5 साल पहले हुई एक घटना की जांच करने आए हैं। मेरे परिवार के सभी योद्धा यहीं से गायब हो गए थे। क्या आप बता सकते हैं कि उस वक्त यहाँ क्या हुआ था? सनकी थंडर सोच में डूब गए। उन्हें सब याद था। उन्होंने सोचा, ध्रुव मेरा चेला नहीं है, लेकिन उसी की वजह से मुझे जून जैसी काबिल वारिस मिली है। मुझे जून को सुरक्षित निकालने के लिए इन लोगों को बातों में उलझाना होगा। खौफनाक सच्चाई का खुलासा। सनकी थंडर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उन्होंने हाथ से इशारा किया और हवा में धुंधली तस्वीरें उभरने लगीं। सबने देखा कि लाल कवच पहने सैनिक एक युवक को घेरे हुए हैं। वो ध्रुव था। तस्वीरें आगे बढ़ीं और वो भयानक युद्ध दिखाई दिया। ध्रुव ने पहली बार अपने राक्षसी रूप की तकनीक का इस्तेमाल किया था। उसकी ताकत देखकर वहां खड़े सभी योद्धा दंग रह गए। तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि कैसे ध्रुव ने अकेले ही किल्विश परिवार के सभी वारिसों को धूल चटा दी, उनके शवों को अपनी स्पेस रिंग में भरा और वहां से निकल गया। उस वक्त ध्रुव की उम्र महज 15 साल थी, लेकिन उसका कौशल और ताकत किसी मंझे हुए योद्धा जैसी थी। सब सन्न थे। मेरेडिथ ने सिराज की ओर मुड़कर पूछा, लॉर्ड सिराज, आपको शुरू से ही उस पर शक क्यों नहीं हुआ? वो लड़का तो देश के सबसे होनहार युवाओं में से एक निकला।
सिराज के चेहरे पर शर्म और पछतावे के भाव थे। उन्होंने 2-3 बार खांसते हुए दबी आवाज में कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उस मामूली से लड़के के पास कोई स्पेस लिंक जैसी कीमती चीज भी हो सकती है। सच तो ये था कि ध्रुव हमेशा अपनी असली ताकत दिखाने में बहुत सावधानी बरतता था। शुक्रदेव की मदद से उसने अपनी सबसे घातक शक्तियों को दुनिया की नज़रों से छिपा रखा था। उस वक्त उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता उसके शरीर पर बनी रहस्यमयी तकनीक थी। इसी ताकत के दम पर उसने विरासत वाली जमीन पर जीत हासिल की थी और राक्षसी रूप जैसा शक्तिशाली जादू पाया था। उसके पास एक कीमती स्पेस रिंग भी थी जिसे उसने चोरी किया था और बाद में एक बेहतर अंगूठी से बदल लिया था। शुक्रदेव की मदद से उसने अपनी मानसिक शक्ति के बढ़ने की रफ्तार और अपनी तांत्रिक पहचान को भी दुनिया से छिपाए रखा। सिराज की नज़रों में जो महज एक मामूली नाजायज़ बच्चा था, असल में वो एक ऐसा दरिंदा था जिसने अपने नुकीले दांत छिपाए रखे थे। सिराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने उसे बहुत कम आंका था। उसे अब अपने हर सवाल का जवाब मिल चुका था। उसके वारिस मर चुके थे और ध्रुव उनका सारा खजाना लूटकर ले जा चुका था। रईसों का गुस्सा और शाही आश्वासन। फ्रेड इस जांच के नतीजों से बिल्कुल खुश नहीं था। उसने भड़कते हुए कहा, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये दानव आपकी एकेडमी का छात्र था? क्या आप किसी को भी भर्ती कर लेते हैं? बुजुर्ग लेखराज ने जवाब दिया, एकेडमी में केवल हुनर देखा जाता है और ध्रुव अपनी पीढ़ी के किसी भी युवक से कहीं ज्यादा काबिल था। शाही परिवार ऐसे प्रतिभाशाली युवक को मौका देने के लिए खुद को दोषी नहीं मानता। जब मेरेडिथ ने पूछा कि अब आगे क्या करना है, तो लेखराज ने बेबसी से सिर हिला दिया। उन्हें सच में नहीं पता था कि ध्रुव अब कहाँ है। सिराज ने अपनी बात रखते हुए कहा, मुझे यकीन है कि वो देश छोड़ चुका होगा। वो बच्चा कभी अपने परिवार या देश के प्रति वफादार नहीं रहा। उसे बस अपनी ताकत बढ़ाने में दिलचस्पी है। सेसिल ने सिराज को दिलासा देते हुए कहा, घबराइए मत, हम ध्रुव के खिलाफ वारंट जारी करेंगे और उसकी तस्वीर पूरे देश में लगा दी जाएगी। अगर उसने दोबारा अपना चेहरा दिखाया तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। विरासत भूमि का विनाश। वहां मौजूद केंट शोस्ती को बस अपने परिवार की संपत्ति की चिंता थी। जब उसने वहां से जाने की बात कही तो लेखरोज मुस्कुराए और बोले, ये एक महान योद्धा की जमीन है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या क्या खजाना बचा है। शाही परिवार कुछ नहीं लेगा, आप सब इसे आपस में बांट लेना। जैसे ही रईस लालच में आगे बढ़े, सनकी थंडर की बची हुई इच्छा शक्ति ने अपना खेल शुरू कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि उनकी विरासत जून ने ले ली है। अचानक उस पूरी दुनिया को बनाने वाले अक्षर फटने लगे। सेसिल हैरान होकर चिल्लाया, ये क्या? इस जगह में अभी भी इतनी शक्ति कैसे बची है? सनकी थंडर ने कोई जवाब नहीं दिया। वे अपनी बची खुची पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल उस दुनिया को खत्म करने के लिए कर रहे थे। धमाकों की गूंज से आसमान मुड़ने लगा और देखते ही देखते वो पूरी जादुई दुनिया धुएं में बदल गई। 9 अलग अलग जगहों पर आग के ऊंचे खंभे खड़े हो गए। जून का नया सफर और ध्रुव का नाम। वहां से बहुत दूर एक दलदली इलाके में जून ने पीछे मुड़कर धमाकों की आवाज सुनी। वो समझ गई कि उसके गुरु ने उस जगह को हमेशा के लिए मिटा दिया है ताकि उसकी पहचान सुरक्षित रहे। जून के पास अब गुरु की सारी संपत्ति और ताकतवर तकनीकें थीं। वो चुपचाप अपनी हवेली की ओर चल पड़ी। अगले कुछ दिनों में ध्रुव का नाम पूरे देश में आग की तरह फैल गया। वो अब कोई गुमनाम योद्धा नहीं बल्कि एक बड़ा अपराधी बन चुका था। किल्विश परिवार ने शाही परिवार के साथ मिलकर ध्रुव का पूरा इतिहास खंगाल डाला। राजधानी के अपराधी बोर्ड पर ध्रुव की तस्वीर लगा दी गई और उस पर बड़ा इनाम रख दिया गया। लेकिन ध्रुव का कहीं कोई सुराग नहीं था। लोगों को लगने लगा कि वो हमेशा के लिए देश छोड़कर कहीं दूर जा चुका है। महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर एक काली परछाई बिजली की रफ्तार से दौड़ रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि ध्रुव था। वो मैदानों को चीरते हुए बिना रुके आगे बढ़ रहा था। उसने एक तंग काला चोगा पहना था और सिर पर हुड लगा रखा था ताकि उसका चेहरा न दिखे। समुद्र के किनारे को अपना मार्गदर्शक मानते हुए वो एक सीधी रेखा में भाग रहा था। ध्रुव ने मन ही मन सोचा, 2 महीने बीत चुके हैं। अब तक तो मेरी असली ताकत और तत्वों की खबर चारों तरफ फैल गई होगी। वो जानता था कि रईस घराने उसकी गैर मौजूदगी पर गुस्सा करेंगे, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वो पहले ही उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुका था। इन 2 महीनों में ध्रुव ने अपने सारे निशान मिटा दिए थे। पकड़े जाने के डर से उसने अपनी एकेडमी और शिकारी वाले टोकन तोड़ दिए। उसने मारे गए दुश्मनों की स्पेस रिंग से सारा सामान निकाला और उन अंगूठियों को भी नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपने बाल भी छोटे करवा लिए थे ताकि पहली नज़र में कोई उसे पहचान न सके। फरारी की चालाक योजना। ध्रुव का भागने का रास्ता बहुत सोच समझकर चली गई चाल थी। उसने देश के पश्चिमी हिस्से को इसलिए चुना क्योंकि वहां तांत्रिकों और योद्धाओं की संख्या बहुत कम थी। ज्यादातर ताकतवर लोग राजधानी या अकादमी के पास रहते थे।
पश्चिमी इलाका आम लोगों और छोटे गांवों से भरा था, जहां छिपना आसान था। जब भी उसके रास्ते में कोई गांव आता, ध्रुव अपनी खास टेलीपोर्ट तकनीक का इस्तेमाल करता। इस तकनीक को इस्तेमाल करना मुश्किल था और इसमें बहुत मानसिक ऊर्जा खर्च होती थी, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि ये पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ती थी। ध्रुव नहीं चाहता था कि शाही परिवार का कोई भी जासूस उसे ढूंढ पाए। अपने लेवल 4 के मजबूत शरीर के कारण वह बिना थके हजारों किलोमीटर दौड़ता रहा। उसे बहुत कम आराम की जरूरत पड़ती थी। एक अनचाही मुलाकात। भागते हुए ध्रुव को दूर एक और गांव दिखाई दिया। वह किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने गांव के दूसरी तरफ पहुंचने के लिए अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया। वह पलक झपकते ही काली आग में लिपटा और कुछ किलोमीटर दूर जा प्रकट हुआ। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचा, उसने देखा कि 2 मछुआरे फटी आंखों से उसे देख रहे थे। ध्रुव ने अपनी टोपी हटाई और मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, क्या आप जानते हैं कि ये कौन सा देश है? वे बेचारे साधारण मछुआरे थे। उन्होंने एक युवक को काले धुएं से निकलते देखकर डर गए। उनमें से एक बोला, महाराज, ये अथोर देश है। ध्रुव ने उनसे उनके साथी देशों के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता था। ध्रुव समझ गया कि वह अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए उन दोनों को विदा किया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने काले धुएं की 2 लकीरें छोड़ी, जिन्होंने उन मछुआरों को घेर लिया। पल भर में वे दोनों गायब हो गए। ध्रुव ने अपने निशान मिटाने के लिए उन्हें मार दिया था। शक्ति ही अंतिम सत्य है। ध्रुव को उन मासूमों की जान लेने का कोई दुख नहीं था। वह जानता था कि यह दुनिया बहुत जालिम है। यहाँ या तो आप किसी ताकतवर के हाथों मारे जाओगे या अपनी जान बचाने के लिए खुद बेरहम बन जाओगे। उसने सोचा कि किस्मत बस मौत तय कर सकती है, लेकिन अपनी ताकत के दम पर ही इंसान अपनी किस्मत की डोर काट सकता है। इसी सोच के साथ ध्रुव फिर से दौड़ने लगा। उसके बगल में खूबसूरत नीला समुद्र था, लेकिन ध्रुव का ध्यान सिर्फ अपनी मंजिल और अपनी आज़ादी पर था। वह तब तक नहीं रुकने वाला था जब तक वह पूरी तरह सुरक्षित ना हो जाए। क्या ध्रुव नए देश में अपनी पहचान छिपा पाएगा या वहां भी उसे दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा? हेलो फ्रेंड्स, अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं ऐसे ही रोज़ आपको नई नई कहानियाँ देता रहता हूँ। और अगर आप ये स्टोरी किसी और चैनल या टेलीग्राम चैनल पर सुन रहे हैं तो प्लीज़ यूट्यूब पर स्टोरी जोन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका एपिसोड सबसे पहले वहीं पर आता है। समय बीतता गया और ध्रुव अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश में लगा रहा। उसने रास्ते में जरा भी आराम नहीं किया। वो केवल तभी रुकता था जब उसका शरीर पूरी तरह थक कर जवाब दे देता था। जैसे ही उसे थोड़ा ठीक महसूस होता, वो फिर से दौड़ने लगता। लगातार वार्प तकनीक का इस्तेमाल और ये न खत्म होने वाला सफ़र उसके दिमाग पर बुरा असर डाल रहा था, लेकिन वो रुकने का जोखिम नहीं उठा सकता था। राज परिवार के पास वीर योद्धाओं की श्रेणी में बहुत ही कुशल खेती करने वाले लोग कृषक थे, और ध्रुव उनकी किसी भी लापरवाही पर भरोसा नहीं कर सकता था। उसने मन ही मन सोचा, काश मैं इस तकनीक का बार बार इस्तेमाल करना बंद कर पाता, पर छोड़ो, ऐसा करना अभी बहुत खतरनाक है। ध्रुव अपनी मानसिक शक्ति को बनाए रखने के लिए जादुई दवाओं का सहारा ले रहा था, ताकि वो अपनी तकनीक जारी रख सके। लगातार तनाव की वजह से उसका मन शांत नहीं था, जिससे उसके दिमाग की ऊर्जा कम हो रही थी। इसीलिए उसे दवाओं के दम पर ही अपनी दौड़ जारी रखनी पड़ रही थी। अगर वो लोगों वाले इलाकों से दूर रहे तो उसे तकनीक की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन तब उसे जंगली और ख़तरनाक रास्तों से जाना पड़ता, जहां जान का और भी ज़्यादा खतरा था। ध्रुव जानता था कि वो अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि अकेले चौथे दर्जे के किसी राक्षस को हरा सके, और ऊपर से उसने अपनी राक्षसी तलवार का टुकड़ा भी इस्तेमाल कर लिया था। इस वक्त वो बहुत कमज़ोर हालत में था। नक्शे की सही जानकारी न होने के कारण वो केवल उन्हीं रास्तों से जा रहा था जहां लोग बसे हुए थे, क्योंकि वहां सुरक्षा की थोड़ी उम्मीद थी। इंसान कभी भी खतरनाक इलाकों में नहीं बसते, वहां केवल तांत्रिकों द्वारा बनाई गई खास जगहें ही सुरक्षित होती हैं। उसका सफ़र जारी रहा। उसने ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और बड़ी झीलों को पार किया। उसने हमेशा समुद्र को अपनी बाईं तरफ रखा। ध्रुव ने अपनी पिछली जिंदगी में भी समुद्र देखा था, इसलिए वो नज़ारा उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। उसने सोचा, ये महाद्वीप कितना बड़ा है, अब तक तो मैं अपनी पुरानी दुनिया का आधा हिस्सा पार कर चुका होता। चौथे दर्जे के शरीर की वजह से उसकी रफ्तार बहुत तेज थी, फिर भी उसे लग रहा था कि वो बलवंत साम्राज्य यानी शांडल साम्राज्य तक पहुंचने में बहुत देर कर रहा है। उसे लगा कि एक बार वो उस साम्राज्य के इलाके में पहुंच जाए तो कुछ समय के लिए सुरक्षित हो जाएगा। ध्रुव का पहला लक्ष्य यही था। उसे अभी बहुत कुछ करना था। उसे अभी वंशानुक्रम विरासत को अपने अंदर समाना था।
उसने चौथे दर्जे के उस कीड़े के सिर को एक बर्तन में बंद रखा था, जिसमें उसने दूसरे कमज़ोर कीड़ों का खून भरा था ताकि वो खराब ना हो। पर यह पक्का इलाज नहीं था। सिर धीरे धीरे खराब हो ही रहा था। इसके अलावा उसे अपनी नई तलवारें भी बनानी थीं, क्योंकि बिना हथियारों के वो किसी दूसरे देश में सुरक्षित नहीं रह सकता था। वो फिर से अपनी पुरानी रफ्तार से अभ्यास शुरू करना चाहता था। उसने बलवंत साम्राज्य को इसलिए चुना क्योंकि वो इस महाद्वीप का सबसे ताकतवर देश था। उसने सोचा कि वो सीधे साम्राज्य में तो नहीं घुसेगा, लेकिन उसके अधीन आने वाले किसी छोटे देश में छिपकर रहेगा। सफ़र के चौथे महीने में उसे एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला दिखाई दी, जो पूरे महाद्वीप को 2 हिस्सों में बांट रही थी। ध्रुव को लगा कि ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है, बल्कि इन्हें किसी खास मकसद से बनाया गया है। जैसे ही वो पहाड़ों के पास पहुंचा, उसे एक अजीब और डरावना एहसास हुआ। उसे लगा कि ये या तो कोई खतरनाक इलाका है या फिर किसी तांत्रिक घेरे का हिस्सा। वो उड़कर समुद्र की तरफ गया और वहां उसने समुद्र और पहाड़ों के बीच एक बहुत ही बड़ा और भीड़-भाड़ वाला शहर देखा। वो हैरान था कि उसे ये शहर पहले क्यों नहीं दिखा। उसे समझ आ गया कि ये शहर किसी खास तकनीक की वजह से छिपा हुआ था। ध्रुव ने सोचा कि चुपके से अंदर जाना मुमकिन नहीं है, इसलिए उसने सीधे गेट से जाने का फैसला किया। शहर की दीवारों पर कई निशान बने थे जो उसकी सुरक्षा को मजबूत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये शहर बहुत ही खतरनाक है और इसे चलने के लिए लगातार ऊर्जा यानी सांस की जरूरत पड़ती है। जैसे ही वो गेट पर पहुंचा, एक पुराने कवच वाले सैनिक ने उसे रोका और कहा, आज़ाद शहर स्लीफॉल में आपका स्वागत है। अंदर जाने के लिए मुझे आपका पहचान पत्र और 1000 क्रेडिट चाहिए। ध्रुव ने पहले आसपास देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर उसने पूछा, ये शहर किसके राज में आता है? सैनिक ने मुस्कुराते हुए कहा, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। ये शहर 2 बड़े देशों के बीच में है, इसलिए हम आज़ाद हैं। वैसे हमारा झुकाव बलवंत साम्राज्य की तरफ ज़्यादा है। ध्रुव को समझ आ गया कि ये आज़ादी सिर्फ दिखावा है और शहर को किसी बड़ी ताकत का सहारा प्राप्त है। उसने सैनिक से कहा, अगर मैं तुम्हें 10,000 क्रेडिट दूं तो क्या तुम अपनी जुबान बंद रखोगे? सैनिक ने मना कर दिया और कहा कि उसे एंट्री के लिए एक टोकन देना ही होगा और वो नकली टोकन नहीं बना सकता। ध्रुव ने उसकी कमजोरी को भांप लिया और कहा, 30,000 क्रेडिट और 1 पृथ्वी की गोली। तुम अपनी शक्ति का स्तर बढ़ाना चाहते हो ना? सैनिक दंग रह गया, क्योंकि ध्रुव ने उसकी असली ताकत को पहचान लिया था। सैनिक को समझ आ गया कि ध्रुव कोई मामूली आदमी नहीं है। उसने तुरंत अपनी अंगूठी से एक टोकन निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, स्लाइफॉल में आपका स्वागत है श्रीमान। ध्रुव ने जब ये सब देखा तो उसे लगा, ये तो मेरी पुरानी दुनिया के समुद्री डाकुओं के अड्डों जैसा लग रहा है। मुझे ऐसी जगहें पसंद हैं। सड़कों पर नशे में धुत लोग और अजीब से कपड़े पहने औरतें घूम रही थीं। ध्रुव को सबसे ज्यादा हैरानी ये देखकर हुई कि उनमें से ज्यादातर लोग खेती-बाड़ी करने वाले यानी कृषक थे। उसे समझ आ गया कि यहाँ दोनों देशों के अपराधी और भागे हुए लोग जमा हैं। उसने सोचा कि अपना काम होते ही वो यहाँ से निकल जाएगा। सैनिक की सलाह मानकर ध्रुव ने अपने चेहरे से नकाब हटा लिया था। इस शहर में लोग अपना चेहरा छिपाने वालों को शक की नज़र से देखते थे और बदमाशों को यहाँ कोई पसंद नहीं करता था। ध्रुव ने शहर का सबसे अच्छा हॉस्टल ढूंढा और 100 क्रेडिट प्रति रात की ऊंची कीमत पर एक कमरा किराए पर लिया। ध्रुव को पैसों की चिंता नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि ऐसे बेकानून शहर में लोग मनमानी कीमत वसूलते हैं। उसने ये महंगा होटल इसलिए चुना क्योंकि उसे अपना काम करने के लिए एक सुरक्षित और शांत जगह चाहिए थी। उसे वंशानुक्रम की विरासत को अपने अंदर उतारना था और इसके लिए पूरा ध्यान लगाना जरूरी था। ध्रुव के पास इस विरासत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, बस उसे इतना पता था कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। चौथे दर्जे के कीड़े का सिर खराब हो रहा था, इसलिए उसे जल्दी करनी थी। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरा सादा था पर काफ़ी बड़ा था। वहां ऊर्जा का बहाव भी अच्छा था। ध्रुव ने अंदाज़ा लगाया कि उसने 3 हफ्ते का किराया दिया है और उसे ठीक होने और अपना काम पूरा करने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। 4 महीने की भाग दौड़ ने उसे बुरी तरह थका दिया था। ध्रुव बिस्तर पर गिरते ही सो गया और आधे दिन तक सोता रहा। जागने के बाद जब उसका दिमाग शांत हुआ, तब उसने कुछ खाया और फर्श पर चटाई बिछाकर बैठ गया। उसने वो बर्तन खोला जिसमें कीड़े का सिर रखा था। खोलते ही कमरे में गंदी बदबू फैल गई। ध्रुव ने सिर के कटे हुए हिस्से में हाथ डालकर एक गहरे लाल रंग का क्रिस्टल निकाला। ये उस जादुई राक्षस की जमी हुई मानसिक शक्ति थी, वही वंशानुक्रम विरासत जिसे पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। ध्रुव थोड़ा घबराया हुआ था कि क्या उसका दिमाग इस शक्ति को झेल पाएगा। इस क्रिस्टल में उस राक्षस और उसके पूर्वजों के सारे अनुभव भरे थे।
आमतौर पर जानवरों का दिमाग इंसानों जैसा विकसित नहीं होता, उसमें सिर्फ कच्चे विचार और तेज भावनाएं होती हैं, इसीलिए तांत्रिक उसे अपने अंदर सोख लेते हैं। ध्रुव को उम्मीद थी कि ये कीड़ा ज्यादा पुराना नहीं होगा, वरना उसकी शक्ति को संभालना मुश्किल हो जाता। ध्रुव ने एक लंबी सांस ली और उस क्रिस्टल को अपनी बाहों के बीच यानी माथे पर छुआया। क्रिस्टल उसकी त्वचा और हड्डी को पार करता हुआ सीधे उसके दिमाग के उस हिस्से में पहुंच गया जहां उसकी मानसिक ऊर्जा रहती थी। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, क्रिस्टल टूट गया और उसके अंदर की सारी ऊर्जा ध्रुव के दिमाग में भर गई। उसी पल ध्रुव का अपने शरीर पर से काबू खत्म हो गया और वो एक गहरे सपने में चला गया। तांत्रिकों को सपने बहुत कम आते हैं, लेकिन इस बार ध्रुव पूरी तरह सुध-बुध खो बैठा था। सपने में ध्रुव ने आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक अंधेरी गुफा में पाया। वो अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि अपनी प्रवृत्ति यानी इंस्टिंक्ट के इशारे पर सुरंगों में दौड़ रहा था। उसके अंदर बस एक ही भावना थी, बेहिसाब भूख। उसने पहले कभी ऐसी भूख महसूस नहीं की थी। वो ऊर्जा की गंध का पीछा करते हुए आगे बढ़ा, पर जब वो वहां पहुंचा जहां से गंध आ रही थी, तो उसने देखा कि वहां सैकड़ों कीड़ों की लाशें पड़ी थीं। वे सब उसके साथी थे। वो ये देखकर सन्न रह गया। तभी हवा में एक इंसान दिखाई दिया। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसने सुनहरे रंग का कवच पहन रखा था। उस इंसान ने बस अपना हाथ हिलाया और हवा का एक ऐसा दबाव बना जिसने ध्रुव को पूरी तरह कुचल दिया। ध्रुव का शरीर मांस के लोथड़े में बदल गया। ठीक उसी पल ध्रुव की मौत हो गई और मरते समय उसके मन में उस इंसान के लिए गहरी नफरत भर गई थी। ध्रुव की मौत तो हो गई, पर उसकी इच्छा शक्ति अभी भी बची हुई थी। ये कोई होशो हवास वाली इच्छा शक्ति नहीं थी, बल्कि मरते समय उसके मन में जो गहरी भावना जागी थी, उसका एक छोटा सा हिस्सा भर थी। जब ध्रुव का कीड़े वाला शरीर जमीन पर पड़ा था, तो दूसरे कीड़े उसे खाने लगे। ध्रुव को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा उन सभी कीड़ों में फैल गई है, और फिर वही बेहिसाब भूख वापस लौट आई। ये भूख इतनी भयानक थी कि इसे दबाना नामुमकिन था। उसे बस कुछ ना कुछ खाना था, वरना वो पागल हो जाता। उस गुफा में ऊर्जा यानी सांस की कमी थी, इसलिए कीड़े जमीन को ही खाकर गुजारा करते थे। ध्रुव का दिमाग अब 10 कीड़ों में बट गया था, लेकिन सबके अनुभव एक जैसे ही थे। वो सालों तक सिर्फ मिट्टी खोदता और खाता रहा, पर उसकी भूख कभी नहीं मिटी। फिर उसके अंदर की भूख और बढ़ गई और वो अपने ही साथियों को ढूंढने निकल पड़ा। जब उसे दूसरा जादुई जानवर मिला, तो उसने बिना सोचे उस पर हमला कर दिया। उसने लड़ाई में अपने शरीर का इस्तेमाल किया और उसे मारकर खा गया। पेट भरने का वो सुकून कमाल का था। उसे लगा जैसे वो पूरा हो गया हो, लेकिन उस सुख ने उसे लापरवाह बना दिया। दूसरे कीड़ों ने उसे अपने साथी को खाते देख लिया और वे सब ध्रुव पर टूट पड़े। पल भर में ध्रुव फिर से मारा गया, पर ध्रुव की इच्छा शक्ति अभी भी नहीं मरी। वो उन कीड़ों में चली गई जिन्होंने उसे खाया था। यही सिलसिला सालों तक चलता रहा, मरना, खाना और फिर मरना। ये एक सीधा साधा जीवन था जहां सिर्फ पेट भरना ही मकसद था। फिर से इंसानों ने उनकी गुफा पर हमला किया। शिकार को देख कीड़े उन पर झपटे, पर इंसानों की ताकत के आगे वे टिक नहीं पाए। इंसान सिर्फ हाथ हिलाकर दर्जनों कीड़ों को ढेर कर रहे थे। ध्रुव की इच्छा शक्ति वाले कई कीड़े मारे गए, जिससे उन ताकतवर इंसानों के लिए उसकी नफरत और बढ़ गई। मरे हुए कीड़ों को नए कीड़े खाते और ध्रुव की नफरत अगले कीड़े में पहुंच जाती। अब ध्रुव उस झुंड के हर कीड़े के अंदर था, लेकिन फिर भी वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता था। हर कीड़े की अपनी मर्जी थी, वो बार बार मरता और पैदा होता। जादुई जीवों की दुनिया में सही गलत जैसा कुछ नहीं था, बस भूख ही सब कुछ थी। इंसान उसे बार बार मारने आते और हर बार मरने के बाद ध्रुव का इरादा और मजबूत होता गया। धीरे धीरे उसके विचार और गहरे होने लगे। शुरू में तो उसे सिर्फ उन इंसानों से नफरत थी, फिर उसे उनसे जलन होने लगी। उसने देखा कि वे इंसान अपने शरीर को अजीब तरीके से हिलाकर कमाल के हमले करते हैं। ध्रुव ने सोचा कि क्या वो भी ऐसा कर सकता है। उसने अपने नरम और लचीले शरीर को समझना शुरू किया ताकि वो उन इंसानों की नकल कर सके, पर वो बहुत कमजोर था और उसका दिमाग अभी भी बिखरा हुआ था। उसने इसी तरह सैकड़ों साल बिता दिए। उसने हर कीड़े की मौत और हर कीड़े की भूख को खुद महसूस किया। फिर एक बड़ा बदलाव आया। इंसानों को उन कीड़ों से खतरा लगने लगा, तो उन्होंने सबका सफाया करने का फैसला किया और सिर्फ कुछ जानवरों को जिंदा छोड़ा। बचे हुए कीड़े मरे हुए साथियों को खाने के हक के लिए आपस में लड़ मरे और आखिर में सिर्फ एक कीड़ा बचा। अब ध्रुव की पूरी शक्ति उस एक कीड़े में सिमट गई। यह एहसास बहुत अलग था। उसका दिमाग शांत था और अब वो बिना सोचे समझे नहीं, बल्कि सोच समझकर फैसले ले सकता था। अब उसने नरभक्षण का सहारा लेना कम कर दिया और इंसानों की नकल करने के लिए अपने शरीर का बेहतर इस्तेमाल करने लगा। फिर ध्रुव ने खुद को एक चौथे दर्जे के राक्षस की आंखों से देखा,
जो डैनियल और उसके साथियों से लड़ रहा था। ध्रुव ने हार नहीं मानी। चोटों से चूर होने के बावजूद उसने उस तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे सीखने में उसने सालों लगाए थे, पर उसकी मेहनत काम नहीं आई और वो फिर से इंसानों के हाथों मारा गया। उसकी इच्छा शक्ति जिंदा रही, पर इस बार वो किसी दूसरे जानवर में नहीं गई, बल्कि एक बर्तन में बंद उस कटे हुए सिर के अंदर कैद हो गई। अंत में ध्रुव ने देखा कि वो खुद ही उस विरासत को उठा रहा है और अपने माथे से लगा रहा है। वो शक्ति ध्रुव के इंसानी दिमाग में समाती जा रही थी। तभी ध्रुव की नींद खुल गई और वो अपने असली शरीर में लौट आया। जागते ही उसने अपना सिर पकड़ा और दर्द के मारे एक ऐसी चीख मारी जो इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। उसे लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। उसे शांत होने में काफी समय लगा। जब उसने कमरे की हालत देखी तो वो दंग रह गया। पूरा कमरा बर्बाद हो चुका था। फर्नीचर का कोना कोना टूटा हुआ था और उसे कुतरा गया था। हर जगह दांतों के निशान थे। ध्रुव ने अपना मुंह चेक किया तो उसके दांतों में लकड़ी के टुकड़े फंसे थे। उसने सोचा, कहीं मैंने सच में कमरा खाना तो शुरू नहीं कर दिया था। उसने अपने शरीर की जांच की, पर सब कुछ ठीक था। वो उन कीड़ों की यादों में इतना खो गया था कि उसे लगा जैसे वो खुद एक कीड़ा बन गया हो। उसे उन कीड़ों का जीवन बहुत बेचारा सा लगा। ध्रुव को वो भूख अभी भी याद थी। उसने सोचा कि क्या हर जादुई जीव को इतनी भूख लगती है? शायद इसीलिए वो इतने खूंखार होते हैं। वो बुरी तरह थक चुका था। इस पूरी प्रक्रिया ने उसकी सारी ताकत निचोड़ ली थी। उसने बिस्तर के बचे हुए हिस्से पर आंखें मूंद ली, बस यही दुआ की कि अब उसे कोई सपना ना आए। जब ध्रुव सोकर उठा तो उसे वंशानुक्रम की विरासत के फायदे साफ दिखने लगे थे। उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ था। उसके सोचने की रफ्तार तेज हो गई थी और उसकी मानसिक स्थिति भी पहले से बहुत मजबूत थी। दिमाग की शक्ति में होने वाली हर तरक्की साधक के मन की काबिलियत को बढ़ा देती है। ये न केवल उसे ज्यादा समझदार बनाती है, बल्कि उसका नजरिया भी इतना बहला देती है कि वो उन चीजों के बारे में भी सोच पाता है जिन्हें वो पहले नामुमकिन समझता था। ध्रुव ने सबसे पहले गौर किया कि उसकी मानसिक ऊर्जा का दायरा काफी बढ़ गया है। उसने सोचा, मैंने 2 से 3 साल का अभ्यास कुछ ही समय में पूरा कर लिया है। रिकॉर्ड्स में जो लिखा था वो सही था। मन की शक्ति बढ़ाने के लिए ये विरासत सबसे बढ़िया चीज है। किसी जादुई जीव की यादों और शक्ति को सीधे अपने अंदर सोख लेने से मानसिक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। हकीकत में ऐसी कोई दूसरी दवा या गोली नहीं बनी जो इतना बड़ा बदलाव ला सके। हालांकि अचानक से दिमाग की शक्ति बढ़ने से चोट लगने या पागल होने का खतरा भी रहता था, लेकिन ध्रुव का दिमाग बचपन से ही आम लोगों के मुकाबले बहुत मजबूत था, इसलिए वो इसे आसानी से संभाल पाया। उसने तय किया, मुझे कुछ दिनों तक अपने दिमाग पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए ताकि ये नई शक्ति इसमें अच्छे से जम जाए। ध्रुव ने अपने दिमाग के अंदर मौजूद गैसीय ऊर्जा सांस पर ध्यान दिया। पहले उसे तकनीक और अभ्यास की वजह से अपने सिर के अंदर हमेशा एक भारीपन और दबाव महसूस होता था। उसने फैसला किया कि वो कुछ समय के लिए इस ऊर्जा को अपने दिमाग से बाहर निकाल देगा। जैसे ही उसने वो ऊर्जा बाहर बिखेरी, उसे 2 साल में पहली बार सिर दर्द से पूरी तरह राहत मिली। शांत मन होना वाकई एक सुखद एहसास था। उसने सोचा, मैं कुछ हफ्तों तक ऐसे ही रहूंगा, फिर धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द 3रे दर्जे का तांत्रिक बनना है। ध्रुव को शांति से ज्यादा अपनी ताकत की चिंता थी। 4थे दर्जे का शरीर होने की वजह से उसकी शक्ति बढ़ तो रही थी, पर वो जानता था कि असली बदलाव तब आएगा जब उसका दिमाग 3रे दर्जे तक पहुंच जाएगा। उसने अंदाजा लगाया कि अगर वो अपने डांटियन को तरल अवस्था तक ले जाए तो वो अकेले ही 4थे दर्जे के किसी राक्षस को मार पाएगा। ध्रुव का सबसे बड़ा हथियार हमेशा से उसका तेज दिमाग रहा है। उसने सोचा, अगर मैं 3रे दर्जे का तांत्रिक बन जाऊं तो मेरी राक्षसी रूप वाली तकनीक मुझे एक अलग ही मुकाम पर ले जाएगी। उसकी तुलना किसी भी साधारण ऊर्जा से नहीं की जा सकती। ध्रुव को पता था कि ये सब हासिल करने में अभी समय लगेगा। उसने तय किया कि वो कुछ दिन और यहाँ अभ्यास करेगा और फिर आगे बढ़ेगा। उसे ना तो उस सैनिक पर भरोसा था और ना ही इस शहर पर। उसे किसी ऐसे देश में पहुंचना था जो किसी के अधीन ना हो और पूरी तरह आज़ाद हो। साथ ही उसके मन में एक नई तकनीक का विचार भी आ रहा था। उसने अपनी योजना के मुताबिक कुछ दिन अभ्यास किया। कमरे में ऊर्जा का बहाव इतना अच्छा था कि उसका ऊर्जा केंद्र डांटियन जल्द ही फिर से भर गया। उसका शरीर भी खुद ब खुद मजबूत हो रहा था। जब वो पूरी तरह ठीक महसूस करने लगा तो वो चुपके से कमरे से निकल गया। वो नहीं चाहता था कि कोई कमरे की बुरी हालत देखे और उसे पकड़ ले। ध्रुव शहर के बाजार पहुंचा। उसे अब नक्शे की सख्त जरूरत थी। पिछले 4 महीनों से वो बस किनारे किनारे भाग रहा था, पर अब वो एक ताकतवर देश साम्राज्य की तरफ बढ़ रहा था जहां खतरा और भी ज्यादा था।
वो किसी भी हाल में बलवंत साम्राज्य के सैनिकों की नज़रों में नहीं आना चाहता था। वो बस कुछ सालों के लिए किसी अनजान देश में छिपकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। बाजार में अच्छे नक्शे मिलना बहुत मुश्किल था। ज्यादातर नक्शों में बस महाद्वीप का आकार बना था, बारीकियां गायब थीं। उसने एक व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई नक्शा है जिसमें सीमाओं और खतरनाक इलाकों की सही जानकारी हो? व्यापारी ने पाना मारते हुए कहा, मजाक कर रहे हो क्या? वो सब चीजें तो राजाओं और बड़े संगठनों के पास होती हैं। अगर मेरे पास इतना कीमती नक्शा होता तो मैं यहां सड़क पर दुकान क्यों लगाता? ध्रुव को गुस्सा आया। उसने देखा कि छोटे शहरों में ढंग की चीजें मिलना कितना मुश्किल है। उसने फिर भी जोर देकर पूछा, तो मुझे ऐसा नक्शा कहाँ मिल सकता है? व्यापारी चिढ़कर बोला, जाओ भगवान के महल का दरवाजा खटखटाओ और वहीं से मांग लो। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। व्यापारी की बात बीच में ही अटक गई क्योंकि ध्रुव ने अपनी भयानक शक्ति का दबाव उस पर डाल दिया। ध्रुव उसके करीब आया और ठंडे स्वर में बोला, देखो, मैं यहां झगड़ा करने नहीं आया हूं। मुझे बताओ नक्शा कहाँ मिलेगा और मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इसे प्यार से सुलझाते हैं। व्यापारी ध्रुव की आंखों में मौत देखकर डर गया। उसने फौरन अपनी आवाज धीमी की और इधर उधर देखते हुए फुसफुसाया, द ब्रोकन कप नाम का एक अड्डा है। उसके तहखाने में चोरी का सामान मिलता है। वहां बहुत कीमती चीजें रहती हैं। शायद वही एक जगह है जहां आपको वो नक्शा मिल सके। चोरी के सामान का गोदाम? मुझे तो यहां खतरे की बू आ रही है। व्यापारी से जानकारी मिलने के बाद ध्रुव सोच में पड़ गया। उसने सोचा, ये सामान पक्का रईस कृषकों से छीना गया होगा। इस बात की क्या गारंटी है कि मुझसे सौदा करने के बाद ये लोग मुझे ही ना लूट लें? ध्रुव अच्छी तरह जानता था कि अपना मुनाफा बढ़ाने का सबसे आसान तरीका अपने ही ग्राहकों को लूटना होता है, खासकर उन्हें जो अकेले और अनजान दिखते हों। मैं यहां अकेला हूं और रास्ता भी नहीं जानता। उनके लिए मैं एक आसान शिकार हूं। धिक्कार है। ध्रुव ने बोलने से पहले व्यापारी की तरफ कुछ 1000 क्रेडिट उछाले और पूछा, ये जगह कहाँ है और मैं वहां अंदर कैसे जा सकता हूं? कुछ ही मिनटों बाद ध्रुव एक साधारण सी दिखने वाली सराय के सामने खड़ा था। वहां लकड़ी का एक बोर्ड लटका था जिस पर एक टूटा हुआ कप बना हुआ था। ध्रुव समझ गया कि वो सही ठिकाने पर पहुंच गया है। शराबखाना छोटा था और 2 मंजिलों में बटा था। वहां लकड़ी की मेजों पर मर्द और औरतें जमकर शराब पी रहे थे। हॉल में काफी शोर शराबा और भीड़ थी। ध्रुव ने गौर किया, यहां बहुत सारे कृषक यानी खेती करने वाले हैं, पर कोई भी बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहा। ध्रुव हॉल को पार करते हुए रिसेप्शन की तरफ बढ़ा। तभी कुछ औरतों ने भड़कीले कपड़ों में उसका रास्ता रोका। अरे ओ जवान, हमें भी एक जाम पिलाओगे? 3 जवान लड़कियां उसके पास आईं और उस पर झुकने या उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्रुव की ठंडी और कातिलाना नजरों को देखा, वे डरकर पीछे हट गईं। ध्रुव बिना कुछ कहे काउंटर की तरफ बढ़ गया। उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। पीछे से वे औरतें बुदबुदाने लगीं, मुझे ऐसे मर्द पसंद नहीं जिन्हें मजा करना नहीं आता। दूसरी बोली, छोड़ो भी, शायद इसमें कोई कमी होगी। पर ध्रुव पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और वे लड़कियां किसी दूसरे शिकार की तलाश में निकल गईं। जब ध्रुव काउंटर पर पहुंचा तो एक वेट्रेस ने उससे पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी जादुई अंगूठी स्पेस रिंग से एक छोटा बैग निकाला और उसे थमा दिया। बैग में 5000 क्रेडिट थे। ध्रुव ने कहा, मुझे मिस मानक यानी जूलियन से मिलना है, काम है उनसे। वेट्रेस ने फौरन वो बैग अपने कपड़ों में छिपा लिया और कहा, यहीं रुको, कोई तुम्हें लेने आएगा। उसने ध्रुव के हाथ में शराब का एक जग थमाया और वहां से चली गई। ध्रुव ने शराब चखी। ये राजधानी जैसी तो नहीं थी पर बुरी भी नहीं थी। वो बस माहौल में घुलना मिलना चाहता था। जब जग खाली हुआ तो एक दूसरी वेट्रेस आई और धीरे से बोली, मिस मानक आपका इंतजार कर रही हैं, मेरे पीछे आइए। वो उसे एक छोटे गलियारे में ले गई जहां कई दरवाजे थे। उसने एक दरवाजे के कुछ खास हिस्सों को दबाया जिससे उस पर बनी सुरक्षा तकनीक यानी शिलालेख हट गई और दरवाजा खुल गया। अंदर एक अंधेरी सीढ़ी थी जो तहखाने की तरफ जा रही थी। मिस मानक नीचे है, मैं इससे आगे नहीं जा सकती। ध्रुव ने सिर हिलाया और सावधानी से नीचे उतरा। उसने अपने शरीर के चारों तरफ मानसिक शक्ति का एक सुरक्षा घेरा बना लिया ताकि कोई अचानक हमला न कर सके। नीचे पहुंचते ही उसे एक बड़ी मेज दिखी जिससे हल्की रोशनी निकल रही थी। वहां एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी थी जिसके भूरे बाल लंबे थे। वो एक लंबे पाइप से धुआं उड़ा रही थी जिससे कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। इस धुएं में मन को शांत करने वाली कोई दवा है, पर मुझ पर इसका असर नहीं होगा। मानक ने पाइप मेज पर रखा और ध्रुव को देखते हुए कहा,
इतने कम उम्र और इतने अकेले, मुझे ताज्जुब है कि तुम इस उजड़े हुए शहर में कैसे आ पहुंचे। उसने मेज पर बैठते हुए अपने पैर मोड़े। उसका हर कदम बहुत सधा हुआ और किसी खास मकसद से उठाया गया लग रहा था। उसने आगे कहा, तुम्हारा दिमाग काफी मजबूत है। बहुत कम मर्द मेरी गुलाबी गुलाब वाली खुशबू झेल पाते हैं और मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर पाते हैं। मानक ध्रुव की मानसिक मजबूती देखकर दंग थी। ध्रुव ने समय बर्बाद ना करते हुए सीधे कहा, मुझे बताया गया है कि आपके पास वो चीज है जिसकी मुझे तलाश है। किसने कहा? मानक ने पूछा। बस एक जानकार ने। कमरे में सन्नाटा छा गया। मानक ने मुस्कुराते हुए कहा, जवान हो, सुंदर भी हो और नेक भी, क्या धंधे की बात शुरू करने से पहले मेरा थोड़ा मनोरंजन नहीं करना चाहोगी? ध्रुव ने विनम्रता से सिर हिलाया। जी तो चाहता है, पर मुझे बहुत जल्दी है। मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद आपको खुश करने वालों की लाइन लग जाएगी। ध्रुव ने जिस चतुराई से उसे मना किया, उससे मानक और भी प्रभावित हो गई। उसने पूछा, खैर बताओ क्या चाहिए? मुझे महाद्वीप का एक पूरा नक्शा चाहिए जिसमें सीमाओं और खतरों की जानकारी हो। मानक ने मेज को 3 बार थपथपाया और वहां 3 पुरानी किताबें, ग्रंथ आ गईं। मेरे पास 3 तरह के नक्शे हैं। सबसे सस्ता 20,000 का है और सबसे बढ़िया 50,000 का। ध्रुव ने सोचा, कीमत तो बहुत है, पर शुक्र है मेरे पास क्रेडिट की कमी नहीं है। जैसे ही वो मेज के पास पहुंचा, नक्शे गायब हो गए। मानक हंसी और बोली, मैं उन पर भरोसा नहीं करती जिन्हें मैं नहीं जानती, और मुझे उन मर्दों पर भी भरोसा नहीं है जो किसी औरत को खुश करने के लिए वक्त नहीं निकाल सकते। उसने ध्रुव की कमर पर हाथ रखा और दूसरे हाथ से उसके चेहरे को सहलाने लगी। ध्रुव ने मन ही मन आ भरी और पूछा, क्या ये वाकई जरूरी है? मानक मुस्कुराई, अगर नक्शा चाहिए तो मेरा भरोसा तो जीतना ही होगा। ध्रुव जल्दी जल्दी टूटे हुए प्याले से बाहर निकल आया। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी जगह जगह से गंदे और खुले हुए थे। फिर भी उसे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो सीधा उस गेट की तरफ भागा जो बलवंत साम्राज्य के देशों की ओर जाता था। वो मनहूस औरत मुझे जरूर मुसीबत में डालेगी। ध्रुव के मन में बस यही ख्याल चल रहा था। अब स्लाइफॉल शहर को छोड़ने का समय आ गया था। वहीं दूसरी ओर शराब खाने के तहखाने वाले कमरे में मानक यानी जिलियन अभी भी बिस्तर पर लेटी थी और अपने सामने रखे 50,000 क्रेडिट्स को देख रही थी। क्या वो आपको पसंद आया मालकिन? एक वेट्रेस पास आई और उसने मानक को उसका पाइप और कपड़े दिए। मानक ने पाइप सुलझाते हुए कहा, हाँ, वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा चालाक निकला। वो मेरी तकनीक के जाल में नहीं फंसा और मजे के दौरान भी वो मुझ पर पैनी नजर रखे हुए था। वेट्रेस हैरान रह गई। मालकिन, कहीं उसने हमारी गुप्त तकनीक का पता तो नहीं लगा लिया? मानक ने सिर हिलाया। नहीं, उस प्राचीन पंथ की तकनीकें तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी हैं। बस वो बहुत सतर्क था। उसे शायद खतरे का अंदाजा हो गया था। मानक ने पाइप का एक लंबा कश लिया और बोली, भले ही मैं उसकी ताकत नहीं खींच पाई, लेकिन उसके शरीर से अभी भी गुलाबी गुलाब की खुशबू आ रही होगी। उसे ढूंढना मुश्किल नहीं है। उसने आगे आदेश दिया, उसके पीछे जाओ और वो नक्शा वापस ले आओ। उसके पास और भी बहुत पैसे होंगे, सब छीन लो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, और हाँ, उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करना। इतनी कम उम्र में उसका शरीर बहुत मजबूत है। वो हमारे पंथ के अभ्यासों में कई सालों तक काम आएगा। वेट्रेस झुककर अंधेरे में गायब हो गई। ध्रुव ने स्लाइफॉल शहर छोड़ दिया था। गेट पर तैनात सैनिक को रिश्वत देने में उसके कुछ 1000 क्रेडिट्स खर्च हुए, पर ध्रुव के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे राहत थी कि वो आखिरकार रावत यानी ली नेरेग्निस परिवार के इलाके से बाहर निकल गया था। अब से वो बलवंत साम्राज्य के असर वाले देशों में था। उस औरत ने तो मुझे अपनी शैतानी तकनीक का हिस्सा बनाने की कोशिश की। उसके साथ वक्त बिताना अलग बात थी, पर वो तो मेरी शक्ति ही सोखना चाहती थी। खैर, कम से कम नक्शा तो असली मिला। ध्रुव ने सबसे महंगा नक्शा खरीदा था और वो उसकी जानकारी देखकर खुश था। नक्शे में पूरे महाद्वीप के खतरनाक इलाके और देशों की सीमाओं की पूरी जानकारी थी। ध्रुव अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके नक्शे की गहराइयों को समझ सकता था। बस एक ही कमी थी कि उसमें 3 बड़े देशों के अंदर का कोई ब्यौरा नहीं था। वहां सिर्फ खाली जगह थी। पर ध्रुव के लिए इतना काफी था। अब वो बिना भटके अपना रास्ता खुद चुन सकता था। बस एक ही डर था, क्या वो औरत मुझे इतनी आसानी से जाने देगी? ध्रुव इसीलिए इतनी जल्दी में था। उसे पता था कि मानक उसे लूटने की कोशिश जरूर करेगी। उसे मारना वहां मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसके घर में उससे लड़कर शहर से भागना नामुमकिन हो जाता। साथ ही नक्शे जादुई ताले से बंद थे। मुझे उन्हें प्यार से ही हासिल करना था। ध्रुव ने ठंडी सांस ली और सोचा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अब अगर वो मुझे लूटने आई तो मैं उन सबको मार डालूंगा।
ध्रुव को यकीन था कि मानक खुद नहीं आएगी और जिसे भी भेजेगी वो उसे कमजोर समझकर गलती जरूर करेगा। ध्रुव एक जवान लड़के जैसा दिखता था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके पास इतनी ताकत होगी। वो तेजी से भाग रहा था। स्लाइफॉल के आसपास का इलाका काफी सुनसान था क्योंकि वहां बड़े पहाड़ राक्षसों को दूर रखते थे। तभी ध्रुव अचानक रुक गया। धिक्कार है, वे तो इतनी जल्दी आ भी गए। ध्रुव ने अपनी मानसिक शक्ति से महसूस किया कि करीब 10 लोग दूर से उसका पीछा कर रहे हैं और सबका ध्यान उसी पर है। ध्रुव की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। इन्हें थोड़ा और पीछे आने देता हूं। जैसे ही मैं उस सामने वाले पहाड़ तक पहुंचूंगा, इन सब का काम तमाम कर दूंगा। वो अपनी पूरी रफ्तार से पहाड़ की ओर दौड़ने लगा, मानो उसे कुछ पता ही ना हो। स्लाइफॉल के ठीक बाद वाले पहाड़ का कोई नाम नहीं था, लेकिन ध्रुव के नक्शे में इसे एक खतरनाक इलाका बताया गया था। नक्शे के मुताबिक यहाँ तेज आवाज वाले चीलों का झुंड रहता है। वे दूर से हमला करने में माहिर हैं, इसलिए वे पहाड़ के नीचे नहीं मिलेंगे। एक बार जब ध्रुव को पता चल गया कि पहाड़ पर कौन से जादुई जीव रहते हैं, तो उसने तुरंत तय कर लिया कि पीछे आ रहे लोगों से लड़ने के लिए सबसे सही जगह कौन सी होगी। पीछा करने वाले अपनी रफ्तार बढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे शहर से बहुत दूर जाकर लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। ध्रुव अपने नकाब के पीछे मुस्कुराया और अपनी रफ्तार और तेज कर दी। पीछे आ रहे 10 कृषक यानी खेती करने वाले योद्धा ध्रुव की फुर्ती देखकर हैरान रह गए। पहले ध्रुव तेज तो था, पर उसकी रफ्तार इंसानी समझ के दायरे में थी। लेकिन अब ध्रुव की नई रफ्तार ने सारी सीमाएं तोड़ दी थीं। इसका शरीर चौथे दर्जे का है, एक योद्धा फुसफुसाया। उसे पता था कि हम पीछे हैं, चलो जल्दी करो। पीछे आ रहे समूह में 2 महिलाओं की आवाज आई। उन्हें अब समझ आया कि उन्होंने ध्रुव को बहुत कमजोर समझने की गलती की थी। फिर भी वे वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में नक्शा वापस चाहिए था। ध्रुव पहाड़ की तरफ भागता रहा। पीछे वाले उसे पकड़ तो नहीं पा रहे थे, पर वे हार भी नहीं मान रहे थे। ध्रुव ने महसूस किया कि उनमें से कुछ लोग तेजी से दौड़ने के लिए जादुई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका मतलब था कि उन सब के पास चौथे दर्जे का शरीर नहीं था। इस बात से ध्रुव को थोड़ी राहत मिली। उसका सबसे बड़ा दांव राक्षसी रूप वाली तकनीक थी। तीसरे दर्जे के शरीर वाले योद्धाओं के लिए इसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन था। ध्रुव का बस उन्हें छू लेना ही काफी था और वे राख बन जाते। पर ध्रुव जानता था कि वे 10 लोग हैं और वो अकेला। वे उसे घेरने की कोशिश जरूर करेंगे। मुझे घेरने से बचना होगा। ये लोग मानक यानी जूलियन के चेले हैं, तो पक्का कोई अजीब और खतरनाक तकनीक इस्तेमाल करेंगे। पहाड़ अब बिल्कुल नजदीक था। ध्रुव ने सोचा, पहले मुझे इन्हें चकमा देना होगा। जैसे ही उसने ये सोचा, उसका शरीर काली लपटों में घिर गया और वो अचानक गायब हो गया। क्या? गायब होने वाली तकनीक? घबराओ मत, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हम गुलाबी गुलाब की खुशबू से उसका पता लगा सकते हैं। उन लोगों ने दौड़ना बंद किया और एक घेरा बनाकर खड़े हो गए। वे उस खुशबू का पीछा करने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। वो पहाड़ पर है, पर वो नीचे ही रुक गया है। क्या वो हमें घेरने की फिराक में है? नहीं, उसे लगा होगा कि वो गायब होकर हमें चकमा दे गया। चलो आगे बढ़ो। उधर ध्रुव पहाड़ की तलहटी में एक पेड़ की टहनी पर छिपा बैठा था। उसकी पूरी नजर अपने पीछे आ रहे उन लोगों पर थी। ध्रुव ने अपने शरीर को मानसिक ऊर्जा से पूरी तरह ढक लिया था ताकि कोई उसे महसूस न कर सके। उसने अपने शरीर की जांच की, पर उसे कोई खुशबू या निशान नहीं मिला। उसने सोचा, इन लोगों से ही पूछना पड़ेगा कि ये मेरा पता कैसे लगा रहे हैं। ध्रुव ने पेड़ के तने में एक छेद किया और उसमें छिपकर हमले की तैयारी करने लगा। पीछा करने वाले 10 योद्धा वहां पहुंच गए। उन्हें अंदाजा तो था कि ध्रुव वहीं कहीं है, पर वे उसकी सही जगह नहीं पहचान पा रहे थे। हम 5 जोड़ियों में बंट लाते हैं और तलाश करते हैं, उनके नेता ने कहा। वे सब एक दूसरे के करीब ही रहे ताकि जरूरत पड़ने पर मदद कर सकें। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। एक जोड़ी वहां पहुंची तो देखा कि एक काली पैंथर और एक बड़ा चमगादड़ आपस में लड़ रहे थे। अरे ये तो बस जादुई जानवर है। हाँ, पर इस पहाड़ पर ऐसे जानवर कम ही दिखते हैं। जैसे ही वे 2 महिलाएं पलटी, उन दोनों जानवरों ने उन पर हमला कर दिया। मामूली तीसरे दर्जे के जानवर। एक महिला ने कोड़ा निकालकर उन पर हमला किया। कोड़े ने पैंथर का सीना फाड़ दिया और चमगादड़ का सिर काट दिया। महिला को लगा खेल खत्म हो गया, लेकिन मरते मरते भी उन जानवरों ने उन महिलाओं को दबोच लिया। उन जानवरों के शरीर से एक काली लकीर निकलकर पेड़ के ऊपर जा रही थी। फिर काला धुआं उन जानवरों और उन महिलाओं को अपनी चपेट में लेने लगा। नीचे चीखें गूंजने लगी। बाकी के 8 योद्धा वहां पहुंची तो मंजर खौफनाक था। वो काली पैंथर और चमगादड़ अपनी पूरी ताकत से उन 2 महिलाओं को काट रहे थे और काला धुआं उनका मांस और खाल जला रहा था। बाकी योद्धा उस खौफनाक नज़ारे को देखने में इतने खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनमें से 2 और योद्धाओं के ठीक पीछे काली लपटें उठने लगी थीं। ध्रुव ने बिना देरी किए अपने सबसे जोरदार हमले के साथ शुरुआत की। उन 10 योद्धाओं के चेहरे काले नकाब से ढके हुए थे।
इसलिए आंखों से देखकर यह बताना मुश्किल था कि कौन कितना ताकतवर है, पर ध्रुव ने अपनी इंद्रियों और मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया और सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को पहचान लिया। वे ही उसके पहले निशाने थे। ध्रुव की योजना सीधी और जानलेवा थी, अपने जादुई साथियों से उनका ध्यान भटकाना और फिर वार्प तकनीक का इस्तेमाल करके सबसे ताकतवर योद्धाओं को चौंका देना। उसकी 6 भुजाएं एक साथ बिजली की रफ्तार से उस बेखबर योद्धा पर टूट पड़ीं। ध्रुव का दिल उसके पूरे शरीर में तेजी से तरल ऊर्जा यानी सांस भेज रहा था। उसकी सफ़ेद तलवारों से काला धुआं निकल रहा था। वो अपनी जान बचाने के लिए जरा भी हिचकिचाए बिना अपनी सबसे खतरनाक चालें चल रहा था। नीचे खड़ा वो योद्धा बस देखता ही रह गया और हवा में एक जोरदार चीरा पड़ा जिसने उसे सीधा 2 हिस्सों में काट दिया। उसे घेर लो, बाकी हमलावरों में से किसी ने चिल्लाकर आदेश दिया, पर ध्रुव ने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। काली लपटें एक बार फिर उठीं और वो दूसरे ताकतवर योद्धा के ठीक पीछे प्रकट हुआ। एक ही सटीक तिरछे वार से उसने उस नकाबपोश को भी 2 टुकड़ों में ढेर कर दिया। अब उन 10 में से सिर्फ 6 ही बचे थे। ध्रुव वार्प तकनीक का इस्तेमाल इतनी सफाई से कर रहा था कि वो हर दुश्मन के उस कोने यानी ब्लाइंड स्पॉट में पहुंच जाता जहां से वे उसे देख न सकें। भले ही उसकी कई भुजाओं की वजह से हमले की रफ्तार थोड़ी कम थी, पर अचानक सामने प्रकट होने के कारण दुश्मन को बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ध्रुव फिर से हवा में उछल हुआ। बचे हुए योद्धा घबराकर पीछे मुड़े ताकि अचानक होने वाले हमले को रोक सकें, पर इस बार ध्रुव किसी ताकतवर योद्धा के पीछे नहीं बल्कि सबसे कमजोर 2 योद्धाओं के सामने प्रकट हुआ। पहले दर्जे के तांत्रिक। ध्रुव की तलवारें हवा में बिजली की तरह लहराईं और उन दोनों पर 10 भयंकर वार किए। उन बेचारों का शरीर सिर्फ तीसरे दर्जे का था। वे ध्रुव के प्रहार के सामने तिनके की तरह बिखर गए। तभी ध्रुव को अपने आसपास की हवा में भारी हलचल महसूस हुई। उसने तुरंत अपने पंख फैलाए और तेजी से ऊपर उड़ गया। धमाका! आग के 2 बड़े गोले और बर्फ के 2 खंभे ठीक उसी जगह गिरे जहां ध्रुव एक पल पहले था। जमीन में एक गहरा गड्ढा हो गया। ध्रुव ने हवा में उड़ते हुए नीचे खड़े 4 योद्धाओं को देखा और मन ही मन खुद को कोसा, क्योंकि अब वो उन पर अचानक हमला करने की स्थिति में नहीं था। वे चारों योद्धा जमीन पर अजीब आकृतियां बनाने लगे। उनके शरीर से जादुई निशान निकले और चमकती हुई गोलियों की तरह ध्रुव की ओर बढ़ने लगे। एक और जोरदार धमाका हुआ। ध्रुव इस हमले से बच नहीं पाया। हवा में उड़ते हुए उसकी रफ्तार इतनी तेज नहीं थी कि वो उस घेरे से निकल पाता। क्या वो खत्म हो गया? एक योद्धा ने पूछा। पता नहीं, अंधेरे की शक्ति वाले तांत्रिकों के पास बहुत अजीब तकनीकें होती हैं। मालकिन ने तो उसे जिंदा लाने को कहा था। क्या तुम्हें लगता है कि हम उसे जिंदा पकड़ने की हैसियत रखते हैं? वे चारों योद्धा आपस में बहस कर रहे थे और उस मटमैले बादल को देख रहे थे जो उनके हमले के बाद हवा में बना था। उधर उस धुएं के बादल के अंदर ध्रुव सोच रहा था, कितनी अजीब बात है, ये सब औरतें थीं और ये मिलकर हमला करने की कला भी जानती थीं। आखिरी पल में ध्रुव ने राक्षसी रूप वाली तकनीक चालू कर दी थी, जिससे वो मरने से तो बच गया, पर उस हमले ने उसकी सुरक्षा कवच को तोड़ दिया था। जमीन पर खड़ी वे औरतें फटी आंखों से उस काले बादल को देख रही थीं। अचानक वहां से एक खौफनाक काली आकृति निकली। ये इंसान जैसा दिखने वाला राक्षस था, जिसके 2 छोटे सींग और एक पूंछ थी। उसकी खाल हिल रही थी और हाथ में 2 धधकती तलवारें थीं। ध्रुव ने जरा भी देर नहीं की और जमीन की तरफ काली हवा के झोंकों की बौछार कर दी। उसके हमले इतने जहरीले थे कि भले ही 2 औरतें वार से बच गईं, पर वो उस जहरीले काले धुएं की चपेट में आ गईं और तड़पने लगीं। बाकी बची 2 औरतों को समझ आ गया कि अब भागने में ही भलाई है, पर उनमें से एक को ध्रुव के काले पैंथर ने रोक लिया। उसने भागने के लिए अपनी पूरी बर्फ वाली जादुई ताकत लगा दी, जिससे पैंथर का शरीर बार बार टूटता रहा। पर पैंथर कोई जीता जागता जानवर नहीं था। वो बार बार जुड़ जाता और उसका रास्ता रोकता रहा। लानत है इस जानवर पर! वो अभी चिल्ला ही रही थी कि ध्रुव उसके पीछे प्रकट हुआ और एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब सिर्फ एक ही योद्धा बची थी जो पूरी रफ्तार से वापस शहर की ओर भाग रही थी। वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। तभी उसके सामने काली लपटें उठीं और उनमें से ठंडी आंखों वाला वो युवक बाहर आया। उसने कुछ कहना चाहा, पर ध्रुव की तलवारों ने हवा में एक घेरा बनाया और सफाई से उसके दोनों पैर काट दिए। वो चिल्लाती हुई नीचे गिरी, पर ध्रुव ने उसे गिरने से पहले ही बालों से पकड़ा और वापस पहाड़ की तरफ फेंक दिया। वो जमीन पर तड़प रही थी, उसका सिर चकरा रहा था और कटे हुए पैरों का दर्द उसे पागल कर रहा था। ध्रुव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, क्योंकि लगातार तकनीक और जादुई रूप बदलने की वजह से उसकी दिमागी ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी। फिर भी वो लगभग बिना किसी खरोंच के ये लड़ाई जीत गया था। ध्रुव ने उस लड़की के पास जाकर उसका नकाब हटाया। उसके सामने एक सुंदर जवान लड़की का चेहरा था, पर ध्रुव की बर्फीली नज़रों पर उस सुंदरता का कोई असर नहीं पड़ा। उसने ठंडे लहजे में कहा,
मैं साफ बता दूं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अच्छा होगा कि तुम मेरे सवालों के जवाब दे दो, वरना मुझे तुम्हें तड़पाना पड़ेगा। मैं अपनी कुलमाता के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगी, वो लड़की अपने दांत पीसते हुए मजबूती से बोली। ध्रुव ने एक लंबी ठंडी सांस ली और उसके बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए वापस उसी जगह ले गया जहां लड़ाई हुई थी। लड़की दर्द के मारे चीखती रही, पर ध्रुव का दिल नहीं पिघला। उसने उसे पहाड़ के नीचे पटक दिया। फिर ध्रुव बाकी 9 योद्धाओं के सामान की तलाश में गया, पर उसे ज्यादा कुछ नहीं मिला। लड़ाई के दौरान ध्रुव ने राक्षसी रूप का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उसका जहरीला धुआं ज्यादातर लाशों को निगल चुका था। उन सब के पास जादुई अंगूठियां तो थीं, पर उनमें सिर्फ हथियार थे, कोई पैसा या दवा नहीं थी। लगता है इन्हें डर था कि पकड़े जाने पर इनकी पहचान खुल जाएगी। पैसे न लाना तो समझ आता है, पर दवाइयां न लाना बेवकूफ़ी है। ध्रुव ने सिर हिलाया और उनके हथियारों को इकट्ठा कर उन्हें नष्ट कर दिया, ताकि लड़ाई का कोई भी सबूत न बचे। अब वहां सिर्फ ध्रुव और वो तड़पती हुई लड़की ही रह गई थे। ध्रुव ने पूछा, तुम्हारी पहचान से मुझे मतलब नहीं है, पर तुम्हारी तकनीक कमाल की थी। तुम लोग हिलते बुलते ही जादुई निशान कैसे बना लेती हो? उस आखिरी हमले ने ध्रुव की सुरक्षा को तोड़ दिया था, इसलिए वो काफी हैरान था। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। ध्रुव ने आगे कहा, तुमने कुलमाता कहा, क्या तुम्हारा मतलब मानक यानी जूलियन से है? लड़की की धड़कन एक पल के लिए रुकी, जिसे ध्रुव ने महसूस कर लिया। उसने अंदाजा लगाना शुरू किया। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मानक अपने अड्डे पर आने वाले हर मर्द के साथ रात बिताती है। ये कोई शौक नहीं, बल्कि तुम्हारी साधना की कोई अनोखी तकनीक है। लड़की की आंखें फटी रह गईं। ध्रुव ने अपनी बात जारी रखी, उसके साथ रहने वाली सब औरतें ही हैं और वे अजीबोगरीब जादू करना जानती हैं। मुझे लगता है वो किसी गुप्त संगठन की मुखिया है। तुम लोगों को दवाइयां तक साथ ले जाने की इजाज़त नहीं है। जो लोग पूरी उम्र छिप के गुजारते हैं, मैं उन्हें पहचान सकता हूं। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है? लड़की आखिरकार बोली। ध्रुव मुस्कुराया, मुझे सबूत की ज़रूरत भी नहीं है। अगर कोई मर्द इतना कमज़ोर है कि अपनी इच्छा पर काबू नहीं पा सकता, तो वो मानक के हाथों मरने के ही लायक है। मुझे बस तुम्हारे उस मिलकर किए गए हमले का राज जानना है। लड़की ने अपने कटे पैरों के दर्द को सहते हुए गहरी सांस ली और कहा, ये तकनीक रावत यानी ली नेरेग्निस परिवार के इलाके की है। तभी ध्रुव की तलवार बिजली की तरह घूमी और लड़की का एक हाथ कटकर अलग हो गया। ध्रुव ठंडा होकर बोला, झूठ मत बोलो, मैंने ये नहीं पूछा कि ये कहाँ की है। तुम बस मुझे बातों में उलझाना चाहती हो। लड़की दर्द से चीख उठी। उसका शरीर चौथे दर्जे का था, इसलिए वो जल्दी मरने वाली नहीं थी। ध्रुव को पता था कि वो उसे लंबे समय तक तड़पा सकता है। ये एक युद्ध कला है, वो तड़पते हुए चिल्लाई। जब कई लोग मिलकर इसे करते हैं तो ये जादू की तकनीक मंत्र जैसा असर दिखाती है। मुझे बस इतना ही पता है। ध्रुव सोच में पड़ गया। इसका मतलब ये लोग ताकत की कमी को भीड़ से पूरा करते हैं। मार्शल आर्ट वैसे तो जादू से कमज़ोर होते हैं, पर अगर बहुत से लोग तालमेल में अभ्यास करें तो वे ताकतवर हो सकते हैं। उसने आगे पूछा, ये एक तांत्रिक घेरा है ना? तुम अपने शरीर को उस घेरे का केंद्र बनाती हो और फिर युद्ध कला से उसे ताकत देती हो। लड़की ने हैरान होकर हाँ में सिर हिलाया। वो दंग थी कि ध्रुव ने इतनी जल्दी सब समझ लिया। और तुम लोगों ने मेरा पता कैसे लगाया? ध्रुव ने आखिरी सवाल किया। मानक के कमरे में जो गुलाबी गुलाब की खुशबू थी, वो तुम्हारे शरीर पर लग गई थी। हमारे पास उसे पहचानने की तकनीक है। वो 1 हफ्ते में अपने आप खत्म हो जाएगी। ध्रुव ने सिर हिलाया और बिना किसी दया के अपनी तलवार उसके दिल के आर पार कर दी। उसकी तलवार से निकले काले धुएं ने पल भर में लड़की के शरीर को राख बना दिया। ध्रुव को समझ आ गया कि अब उसे कमज़ोर योद्धाओं को भी हल्के में नहीं लेना है। ध्रुव ने अपना नक्शा निकाला और उसे ध्यान से देखा। बलवंत साम्राज्य के असर वाले देशों ने महाद्वीप का आधा हिस्सा घेर रखा था। ध्रुव को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो चैन से अपनी ताकत बढ़ा सके। उसकी नज़र एक नाम पर पड़ी, एफ्राना युद्ध क्षेत्र। ये बलवंत साम्राज्य और सफ़ेद सूल पापराल राष्ट्रों के बीच की वो जगह थी जहां साम्राज्य की सुरक्षा दीवार टूट चुकी थी। वहां हमेशा जंग चलती रहती है और भाड़े के सैनिक वहां अपनी बस्तियां बनाकर रहते हैं ताकि उन्हें काम मिल सके। यहां पहुंचने में 4 महीने लगे। एफ्राना यहां से और भी दूर है। मैं वहां थककर नहीं पहुंचना चाहता। मैं आराम से अपनी ताकत बढ़ाते हुए वहां जाऊंगा और फिर एक भाड़े के सैनिक के तौर पर पैसा कमाऊंगा। ध्रुव ने अपना अगला लक्ष्य तय कर लिया था। ध्रुव स्लाइफॉल शहर से काफ़ी दूर एक सुरक्षित गुफा में था। उस लड़ाई के बाद 2 हफ्ते बीत चुके थे और उसने इस समय का इस्तेमाल शहर से अपनी दूरी बढ़ाने के लिए किया। अब उसने थोड़ा ठहर कर आराम करने का फैसला किया। तब तक उसके शरीर से गुलाबी गुलाब की वो खुशबू भी गायब हो चुकी थी। ध्रुव को उस खूनी जंग की थकान से उभरने की ज़रूरत थी। मानक यानी जूलियन के वे योद्धा पहले और दूसरे दर्जे की ताकत रखते थे और उनमें से कुछ का शरीर चौथे दर्जे का था, यानी वे लगभग ध्रुव के ही स्तर पर थे।
हालांकि ध्रुव के पास दूसरे दर्जे की मानसिक शक्ति यानी चेतना का सागर था, जो जादुई कीड़े की विरासत के बाद और भी मजबूत हो गई थी। इसके अलावा उसने उन पर छिपकर हमला किया था और अपनी सारी तकनीकों का बेहतरीन इस्तेमाल किया था, जिससे उसकी जीत आसान हो गई। ध्रुव ने एक लंबी सांस लेते हुए सोचा, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना वाकई अच्छा लगता है। इतने लंबे समय तक अपनी असली शक्ति को छिपाकर रखना बहुत घुटन भरा लगता था। रावत यानी ली नेरेग्नेस परिवार के इलाके में अगर वो अपनी अंधेरे की शक्ति दिखाता तो किल्विश यानी बलवंत परिवार फौरन सतर्क हो जाता, पर यहाँ वो अपनी मर्जी से लड़ सकता था। बलवंत राज परिवार तक यहाँ की खबरें पहुँचने में बहुत समय लगता था और उस इलाके पर उनका दबदबा भी कम था। उसने मन में तय किया, फिर भी मुझे कम से कम गवाह छोड़ने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई और बड़ा संगठन मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाए। लड़ाई में ध्रुव को कोई चोट नहीं आई थी, पर उसका शरीर और दिमाग 4 महीने के सफर की वजह से काफी थक चुके थे। उसके दिमाग के अंदर शैडो यानी परछाई वाले साथी की आकृति में दरारें पड़ गई थीं। उन योद्धाओं के आखिरी हमले ने उसकी बर्दाश्त करने की ताकत को तोड़ दिया था। ध्रुव ने सोचा, तीसरे दर्जे के जादुई साथी बहुत कमजोर होते हैं, पर चौथे दर्जे के जानवर को वश में करना अभी मेरी बस की बात नहीं है। इस तकनीक में यही एक कमी है। ध्रुव के लिए ये जादुई साथी वाली तकनीक बहुत कीमती थी, क्योंकि इसी की मदद से वो आज आज़ाद घूम पा रहा था और उसे उड़ने की ताकत भी मिली थी। पर अब ध्रुव की दूसरी तकनीकें इससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो गई थीं। अशुरा का पहला रूप उस परछाई वाले जानवर से कहीं ज्यादा काम का था, और ध्रुव की जमीन पर भागने की रफ्तार उसके उड़ने की रफ्तार से कहीं तेज थी। उसने नया साथी बनाने का विचार छोड़ दिया, क्योंकि वो जानता था कि अब उसके मार्शल आर्ट्स ही लड़ाई में उसका बेहतर साथ देंगे। ध्रुव ने अब अपनी बाकी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया। उसके पास मरे हुए गिरगिट की हड्डियों से भरी 32 बाल्टियां थीं, जो उसके अपने खून में डूबी हुई थीं। उसने अपनी राक्षसी तलवार बनाने का काम रोक रखा था, क्योंकि इसमें बहुत प्रयोग और समय चाहिए था। उसने सोचा कि ये काम वो महाद्वीप के बीच वाले हिस्से में पहुंचने के बाद ही करेगा। फिर उसने अपनी पुरानी जादुई तकनीकों, मंत्रों के कागज निकाले। अंधा करने वाली तकनीक अब उसके किसी काम की नहीं थी, क्योंकि ताकतवर दुश्मन आंखों से ज्यादा अपनी इंद्रियों पर भरोसा करते हैं। उसकी नज़र शैडो स्टेप यानी परछाई वाले कदम पर पड़ी। ये बहुत ही शुरुआती स्तर की तकनीक थी, पर इसने ध्रुव की फुर्ती बढ़ाने में बहुत मदद की थी। ध्रुव के मन में एक नया विचार आया। मार्शल आर्ट्स असल में जादुई तकनीकों की ही नकल होते हैं। अगर मैं इस नक्शे को एक मार्शल आर्ट में बदल दूं और इसमें अपनी उच्च स्तर की ऊर्जा का इस्तेमाल करूं, तो ये बहुत ताकतवर हो सकती है। ध्रुव की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अगर मैं कामयाब रहा तो मैं इसमें वॉप तकनीक यानी अचानक गायब होने के कुछ गुण भी मिला दूं। इससे फुर्ती और रफ्तार वाली एक ऐसी बेमिसाल तकनीक बनेगी जो आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। किसी जादुई तकनीक, मंत्र के नक्शे से मार्शल आर्ट बनाना कोई आसान खेल नहीं था। इसके पहले कदम में नक्शे की हर एक लकीर से होने वाले असर को पहचानना पड़ता था। फिर एक योद्धा को अपने शरीर से उन्हीं लकीरों को दोहराना होता था ताकि वैसा ही असर पैदा हो सके। दिक्कत ये थी कि जादुई तकनीक दिमाग की शक्ति और ऊर्जा यानी सांस के मेल से बनती थी। इन दोनों ऊर्जाओं को काबू करना आसान था और इनके साथ तालमेल बिठाना भी मुश्किल नहीं था। लेकिन मार्शल आर्ट्स में शरीर को उन लकीरों के हिसाब से हिलना पड़ता था। किसी जीते जागते शरीर के लिए हवा या ऊर्जा जैसी तेजी और लचीलापन दिखाना नामुमकिन सा था। इसी वजह से मार्शल आर्ट्स अक्सर जादुई तकनीकों से कमज़ोर होते थे, क्योंकि शरीर उस रफ्तार और बारीकी का साथ नहीं दे पाता था। ऊपर से शैडो स्टेप बहुत ही शुरुआती स्तर की तकनीक थी, जिसे किसी बड़ी ताकत के लिए बनाया ही नहीं गया था। ध्रुव उसी गुफा में आंखें बंद किए बैठा था। उसने अपना ऊर्जा वाला जादुई पत्थर निकाला और अपनी तकनीक बनाने पर विचार करने लगा। उसने सोचा, जादुई तकनीकें दिमाग की शक्ति और ऊर्जा से बनती हैं। उनकी पेचीदा आकृतियां ही उन्हें सबसे ताकतवर हथियार बनाती हैं। पर मार्शल आर्ट्स में सिर्फ ऊर्जा और शरीर का मेल होता है। शरीर पेचीदा हरकतें नहीं कर सकता, इसलिए मार्शल आर्ट्स बस जादुई तकनीकों की एक हल्की नकल बनकर रह जाते हैं। अशुरा के रूपों को करने में ध्रुव की बहुत दिमागी ताकत खर्च होती थी, क्योंकि उनमें बहुत ध्यान लगाना पड़ता था। ध्रुव ने सोचा, अगर मैं शैडो स्टेप की हूबहू नकल करूं तो ये तकनीक बहुत कमज़ोर होगी। मेरा शरीर खुद चौथे दर्जे का है, तो मुझे कम से कम तीसरे दर्जे की ताकत वाली तकनीक चाहिए। ध्रुव गुफा की जमीन पर पालथी मारकर बैठा था। उसने तय किया, मैं इस तकनीक के नक्शे से सिर्फ उस हिस्से को निकालूंगा जो अचानक तेज रफ्तार प्रणोदन पैदा करता है, बाकी सब हटा दूंगा। फिर उस छोटे से असर को अपनी शारीरिक ताकत के साथ जोड़ दूंगा। वो इस बारे में गहराई से सोचने लगा। इस तकनीक से अचानक बहुत तेज गति मिलनी चाहिए, पर इसमें एक कमी होगी। इसे करने के लिए पैर जमाने के लिए किसी आधार की जरूरत होगी। पहले वाली जादुई तकनीक में हवा में काले घेरी बन जाते थे,
जिन पर पैर रखकर ध्रुव आगे उछलता था, पर अब वो उन घेरों को हटाना चाहता था। इसका मतलब था कि उसे जमीन या किसी ठोस चीज का सहारा लेना पड़ेगा। ध्रुव ने अपनी साधना रोकी। अब उसका शरीर और ऊर्जा केंद्र पूरी तरह तैयार थे। उसने शैडो स्टेप का नक्शा अपने सामने रखा और उसकी हर लकीर का बारीकी से अध्ययन करने लगा। काम बहुत मुश्किल था। ध्रुव अपने दिमाग में उस नक्शे को बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल करता। जैसे ही कोई असर दिखने लगता, वो उसे बीच में ही रोक देता। एक बार उसके पैर के नीचे आधा काला घेरा बना, पर उसने उसे जबरदस्ती रोक दिया, जिससे वो हवा में गायब हो गया। जैसे ही वो अधूरा नक्शा टूटा, उसके दिमाग में एक जोरदार झटका लगा। ध्रुव का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। किसी तकनीक को आधे में रोकना बहुत खतरनाक है। शुक्र है कि ये बहुत छोटे स्तर की तकनीक है, वरना मेरा दिमाग फट जाता। अगर वो यही प्रयोग वॉर्प जैसी बड़ी तकनीक के साथ करता तो उसके दिमाग को भारी नुकसान पहुंच सकता था। ध्रुव कई दिनों तक उस नक्शे के साथ जूझता रहा। वो अपने दिमाग में लकीरें खींचता और बार बार झटके खाता। उसे नक्शे का वो हिस्सा ढूंढना था जहां से तेज रफ्तार पैदा होती थी। इस चक्कर में उसका दिमाग कई बार डगमगाया और उसे घंटों आराम करना पड़ा। आखिरकार उसे कामयाबी मिल गई। उसने उस खास हिस्से को अलग कर लिया जो उसे बिजली जैसी रफ्तार दे सकता था। उसने जोश के साथ सोचा, अब असली इम्तिहान का वक्त आ गया है। ध्रुव ने एफ्राना देश की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। उसकी ताकत वापस लौट आई थी और उसने अपना रास्ता तय कर लिया था। वो जानता था कि बलवंत साम्राज्य की सीमा के पास रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहां राजघराने के हत्थे चढ़ने का डर ज्यादा था। एफ्राना का रास्ता लंबा था और ध्रुव को कई ऐसे अनजान देशों और खतरनाक इलाकों से गुजरना था जिनकी उसे बहुत कम जानकारी थी। फिर भी पहले की तुलना में अब उसकी स्थिति काफी बेहतर थी। ध्रुव अजीब तरीके से चलते हुए मन ही मन नक्शे की जानकारी को दोहरा रहा था। वो कभी छोटे कदम उठाता, कभी अचानक तेज भागने लगता और कभी अपने पैरों को जमीन पर जोर जोर से पटकता। अगर कोई उसे ऐसे करते देखता तो उसे पागल समझता, पर असल में ध्रुव अपनी नई तकनीक का अभ्यास कर रहा था। उसने शैडो स्टेप तकनीक के उन हिस्सों को अलग कर लिया था जो तेज रफ्तार पैदा करते थे, और अब वो शरीर की हरकतों से उन्हीं जादुई लकीरों को दोहराने की कोशिश कर रहा था। नई तकनीक बनाने का कोई पक्का तरीका नहीं होता। ये हर योद्धा की अपनी सोच और ज़रूरत पर निर्भर करता है। आमतौर पर इसके 3 बड़े चरण होते हैं: अलग करना, प्रयोग करना और पूरा करना। ध्रुव पहले चरण यानी अलग करने का काम पूरा कर चुका था। अब वो प्रयोग वाले दौर में था, जहां वो वैसी ही तेजी पाने के लिए शरीर की अलग अलग हरकतों को आजमा रहा था। इसके बाद पूरा करने का चरण आता, जहां उस तकनीक को इतना मजबूत बनाया जाता कि वो असली जंग में काम आ सके। ध्रुव को अभी तक सही चाल नहीं मिल पाई थी। वो अलग की गई लकीरों की नकल करने के लिए पैरों को हर तरह से घुमा रहा था, पर कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। उसका शरीर काफी हद तक ऊर्जा यानी सांस से बना था, इसलिए उसे अपनी अंदरूनी ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं थी। बस सही लय मिलते ही रफ्तार खुद ब खुद पैदा हो जाती। ध्रुव ने तय किया था कि वो 2 दिन पैदल चलेगा और 3 दिन आराम के साथ अभ्यास करेगा। उसके लिए खुद की ताकत बढ़ाना सबसे जरूरी था, चाहे वो कहीं भी हो। सफर के दौरान वो लंगड़ाते हुए या कूदते हुए चलता ताकि सही तालमेल बैठ सके। बाकी समय वो गुफाओं या पेड़ों के अंदर बिताता और अपने जादुई पत्थर की मदद से अभ्यास करता। धीरे धीरे उसका ऊर्जा केंद्र और दिमागी शक्ति बढ़ने लगी थी। विरासत तालाब का रहस्य। 2 घंटे चलने के बाद वे एक विशाल जगह पर पहुंचे। ये एक अलग ही दुनिया जैसी थी। सामने एक गहरी झील थी जिसे विरासत तालाब कहा जाता था। उसका पानी मटमैला था और उस पर अजीब सी धुंध छाई हुई थी। ध्रुव ने अपनी दिव्य दृष्टि हेवन आइज का उपयोग किया और झील की गहराई में झांका। जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। झील की गहराई में एक विशाल परछाई थी। वो एक राक्षसी ड्रैगन था जिसकी लंबाई लगभग 1000 मीटर थी। वो देखने में अत्यंत भयानक और शक्तिशाली लग रहा था। ध्रुव को अचरज में देख वाणी ने पूछा, ध्रुव, क्या तुमने कुछ देखा? ध्रुव ने झील की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या आप लोगों को वो नहीं दिख रहा? वाणी और मार्शल सम्राट ने एक साथ कहा, क्या? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। ध्रुव समझ गया कि ये परछाई सिर्फ उसकी दिव्य दृष्टि ही देख सकती है। ये ब्लैक ड्रैगन किंग की असली विरासत का संकेत था। अगला कदम।
क्या आप जानना चाहते हैं कि ध्रुव उस विशाल ड्रैगन की परछाई का रहस्य कैसे सुलझाता है? या क्या वाणी उस तालाब में उतरकर वो दिव्य शक्ति प्राप्त कर पाएगी? मैं आगे की कहानी बता सकता हूँ। झील के किनारे खड़े होकर वाणी ने हैरानी से पूछा, ध्रुव, तुम्हें कैसे पता कि इस पानी के अंदर क्या है? ध्रुव ने शांति से जवाब दिया, वाणी, इस तालाब की शक्ति हर जगह नहीं है। ये एक विशाल नागराज की परछाई के रूप में पानी के अंदर घूम रही है। जब वो परछाई तुम्हारे पास होती है तभी तुम्हें शक्ति महसूस होती है। मैं अपनी खास नज़रों से उसे देख सकता हूँ। अगर तुम मेरे पीछे पीछे तैरोगी तो तुम हमेशा उस शक्ति के घेरे में रहोगी। वाणी ने तुरंत तालाब में छलांग लगा दी। तालाब का दबाव बहुत ज्यादा था, जिससे उसे काफी परेशानी हो रही थी। तभी ध्रुव भी पानी में उतरा। वाणी ये देखकर दंग रह गई कि ध्रुव के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि ध्रुव की काबिलियत उससे कहीं बढ़कर है। ध्रुव की साधना और तालाब का उबलना। जैसे ही ध्रुव पानी में तैरते हुए उस विशाल नागराज की परछाई का पीछा करने लगा, वाणी भी उसके पीछे हो ली। उसे अब लगातार सम्राट की शक्ति महसूस हो रही थी। ध्रुव का दिमाग भी काम कर रहा था। उसने सोचा कि ये तालाब सिर्फ शक्ति पाने की जगह नहीं है, बल्कि ये महान ब्लैक ड्रैगन किंग की जादुई कलाकृतियों का नमूना भी है। ध्रुव ने अपनी आंखें मूंद लीं और तालाब की बनावट को समझने की कोशिश करने लगा। अचानक सब कुछ रुक गया। वो विशाल परछाई और वाणी दोनों ही जैसे बर्फ की तरह जम गए। तभी तालाब का पानी खौलने लगा और एक असली अजगर की आकृति सतह पर उभरने लगी। ड्रैगन सम्राट से सामना। अचानक ध्रुव का नज़ारा बदल गया। अब वो पानी के अंदर नहीं था, वो बादलों के ऊपर था, जहां 8 विशाल मूर्तियां खड़ी थीं। तभी एक भयानक दहाड़ गूंजी जिसने ध्रुव के रोंगटे खड़े कर दिए। सफ़ेद धुंध के बीच से 2 अंगारे जैसी लाल आंखें दिखाई दीं। ये साक्षात ड्रैगन सम्राट थे। ड्रैगन सम्राट ध्रुव के एकदम करीब आए और गरजते हुए बोले, एक अदना सा इंसान, तुझे क्या लगता है तू मेरी विरासत पाने के लायक है? ध्रुव ने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, मैं आपकी शक्ति चुराने नहीं आया हूं। मैं तो बस आपकी वारिस वाणी की मदद करने आया हूं ताकि वो आपकी विरासत संभाल सके। सम्राट की आंखें बदलीं और उनका लहजा नर्म हो गया। वे बोले, नहीं, अब मुझे समझ आया, तू ही इसके सबसे ज्यादा काबिल है। सफर के दौरान ध्रुव अपनी मार्शल आर्ट के साथ नए प्रयोग करता रहा। पिछले महीने में उसने तकनीक में शरीर की ताकत और ऊर्जा की मात्रा बढ़ा दी थी। अब उसकी मार्शल आर्ट दूसरे दर्जे की ताकत तक पहुंच चुकी थी, पर उसे लगा कि अब वो इसकी आखिरी सीमा पर आ गया है। चाहे वो कितनी भी ताकत बढ़ाता, तकनीक और ज्यादा मजबूत नहीं हो रही थी, बल्कि ज्यादा जोर लगाने पर तकनीक पूरी तरह फेल हो जा रही थी। ध्रुव समझ गया कि उसने पुरानी तकनीक के नक्शे से जो लकीरें ली थीं, वे इससे ज्यादा बोझ नहीं सह सकतीं। अब उसे उन लकीरों में खुद से बदलाव करने थे, ताकि वो उस सीमा को तोड़ सके। पर समस्या ये थी कि उसे पता नहीं था कि ये कैसे करना है। जादुई तकनीकें खास लकीरों और निशानों से बनती हैं, जो कुदरत की ताकतों को दर्शाती हैं। इन्हें समझने के लिए अनुकूलन, अट्यूनमेंट का ज्ञान होना जरूरी है, जिसमें योद्धा कुदरत की आवाज़ सुनकर नक्शे बनाता है। पर ध्रुव की लिखने वाली विधि अलग थी। उसकी शक्ति उसके अपने इरादे और मर्जी से तय होती थी। या तो मुझे कोई रास्ता निकालना होगा, या फिर इस विचार को तब तक छोड़ना होगा जब तक मैं वीरों की श्रेणी का तांत्रिक ना बन जाऊं। इन्हीं विचारों में खोया हुआ वो चलता रहा और आखिरकार एक इंसानी बस्ती के पास पहुंच गया। उसके सामने जो दृश्य था वो उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग और चौंकाने वाला था। वहां एक छोटा सा शिविर था जिसमें करीब 100 तंबू लगे थे, पर वहां मौजूद ज्यादातर लोगों के गले में धातु के पट्टे थे और वे सब भारी जंजीरों से एक साथ बंधे हुए थे। क्या ये कैदी हैं? ध्रुव के मन में पहला सवाल यही आया। वो उनकी ताकत को देख सकता था। वे सभी दूसरे और तीसरे दर्जे के बीच के योद्धा थे, फिर भी वे बहुत कमजोर और थके हुए लग रहे थे। काम करते समय उनकी हालत किसी आम लाचार इंसान जैसी थी। ये लोग क्या खोद रहे हैं? ध्रुव ने देखा कि वे गुलाम अपने नंगे हाथों से जमीन में गड्ढे खोद रहे हैं। उनमें से कई के हाथों से खून बह रहा था। ध्रुव सोच भी नहीं सकता था कि हाथों को इतना घायल करने के लिए उन्हें कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। उनके गले के पट्टे से बंधी जंजीरें बहुत छोटी थीं, जो जमीन में गड़ी हुई थीं। इस वजह से वे गुलाम बस एक छोटे से घेरे के अंदर ही काम कर सकते थे। ध्रुव को इस जगह के बारे में और जानने में कोई बुराई नहीं लगी। अब वो छिपकर भागने के बजाय आज़ादी से घूम रहा था, इसलिए उसे उस शिविर से बचने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। जैसे ही वो तंबुओं की ओर बढ़ा, उसने अपनी मानसिक शक्ति से खुद को सुरक्षित कर लिया।
उसे एहसास हुआ कि वहां सिर्फ एक शिविर नहीं था, बल्कि समुद्र की ओर दूर दूर तक ऐसे कई ठिकाने बने हुए थे। वो धीरे से एक जंजीर में बंधे आदमी के पास पहुंचा और पूछा, तुम लोग क्या खोद रहे हो? उस आदमी ने अपना सिर नीचे ही रखा और ध्रुव को पूरी तरह अनसुना कर दिया। वो पागलों की तरह जमीन खोदने में लगा हुआ था। ध्रुव को लगा कि शायद ये आदमी उसे जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा है या फिर गले का वो पट्टा उसे काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। ध्रुव की नज़र उस पट्टे और जंजीर पर पड़ी जिन पर जादुई निशान, शिलालेख चमक रहे थे। तभी एक बड़े तंबू से एक भारी और कड़क आवाज आई, ओए तुम, गुलाम से बात मत करो। ध्रुव मुड़ा तो देखा कि एक हट्टा कट्टा आदमी जो आधे कपड़े पहने था, गुस्से में उसे देख रहा था। तुम कौन हो? ये खुदाई वाले इलाके बलवंत साम्राज्य के हैं। खुदाई का इलाका? ध्रुव समझ गया कि यहां जरूर कोई कीमती चीज मिल रही है। उसने अपनी नफरत छिपाते हुए मुस्कुराहट के साथ उस आदमी को प्रणाम किया। मुझे इस बारे में पता नहीं था, मैं तो बस एक मुसाफिर हूं और इस देश के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मैंने पहली बार गुलाम देखे हैं, इसलिए उत्सुक हो गया। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे। ध्रुव की नरम बातों से वो आदमी थोड़ा शांत हुआ, पर अब भी सावधान था। तुम्हें यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए। काम के वक्त गुलामों को परेशान करना मना है। हमें समय पर काम पूरा करना होता है। ध्रुव समझ गया कि यह आदमी भी उसी के जितना ताकतवर है। उसने अपनी जादुई अंगूठी से शराब का एक जार निकाला। ये वही खास शराब थी जो वो आचार्य के साथ पीता था। ढक्कन खोलते ही उसकी तेज खुशबू चारों तरफ फैल गई। ध्रुव ने एक घूंट लिया और उस आदमी के चेहरे के हाव भाव पढ़ने लगा। वो आदमी शराब की खुशबू सूंघते ही पिघल गया। इतनी महंगी शराब उस जैसे छोटे इलाके के योद्धा के नसीब में कहाँ थी? वो ललचाई नजरों से जार को देखने लगा। ध्रुव ने पहल करते हुए पूछा, क्या आप इसे चखना पसंद करेंगे? उस आदमी की आंखें चमक उठी। उसने फौरन तंबू का पर्दा हटाया और बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर आपको ऐतराज न हो तो अंदर आ जाइए। ध्रुव तंबू के अंदर गया और वहां का नज़ारा देख हैरान रह गया। वहां सामान तो कम था, पर बिस्तर पर 2 औरतें थीं जिनके गले में भी पट्टे बंधे थे। तंबू की दीवारों पर भी जादुई निशान थे ताकि अंदर का शोर बाहर न जाए। ध्रुव को समझ आ गया था कि यहां गुलामी सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं थी। उस आदमी ने ताली बजाकर उन औरतों को बाहर भेज दिया और ध्रुव के पास बैठ गया। ध्रुव ने पूछा, क्या ये सभी गुलाम योद्धा ही होते हैं? हाँ बिल्कुल, मामूली इंसान तो बहुत जल्दी दम तोड़ देते हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। ध्रुव ने हाँ में सिर हिलाया और मेज पर शराब का जार रख दिया। मैंने सुना है कि हारे हुए देशों ने बलवंत साम्राज्य को ये गुलाम दिए हैं, पर इनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है। क्या आपने बहुत सारी जंगें जीती हैं? ध्रुव साम्राज्य की ताकत और उनके काम करने के तरीके के बारे में जानकारी निकालना चाहता था। वो आदमी शराब का घूंट भरते हुए बोला, इस महाद्वीप के बीच के लगभग हर देश ने हमारे साम्राज्य के आगे घुटने टेक दिए हैं। अगर रावत या लीन रिग्निस और सफ़ेद सूल यानी पापराल वाले ना होते तो अब तक पूरे महाद्वीप पर हमारा ही कब्जा होता। साम्राज्य के बारे में बात करते समय उस आदमी की आवाज़ में बहुत गर्व साफ झलक रहा था। मुझे लगता है कि मुझे इससे ये नहीं बताना चाहिए कि मैं रावत परिवार के इलाके से आ रहा हूं। ध्रुव ने रॉस के हाव भाव को ध्यान से देखा। वो बीच के देशों के बारे में जितना हो सके उतना जानना चाहता था, ताकि मौका मिलते ही उसका फायदा उठा सके। ध्रुव ने अपनी जादुई अंगूठी से 2 कप निकाले और उनमें शराब भरते हुए पूछा, अरे क्या साम्राज्य के लोग इतने ही ताकतवर हैं? रॉस ने कुर्सी पर बैठते हुए एक ही बार में कप खाली कर दिया और बोला, रावत या सफ़ेद सूल में से कोई भी अकेला हमारे साम्राज्य का मुकाबला नहीं कर सकता। दिक्कत बस ये है कि वे दोनों हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वे साथ नहीं आए तो साम्राज्य उन्हें मसल देगा। रॉस ने शराब चखते ही हैरानी से कहा, वाह क्या कमाल की शराब है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कप फिर से भर दिए और बोला, ये तो बस ऐसी ही है, कहीं से हाथ लग गई थी। वैसे मैंने इतनी बड़ी संख्या में योद्धा पहले कभी नहीं देखे, और ये तो बस साम्राज्य के बाहर का एक छोटा सा हिस्सा है। मुझे लगता है कि बलवंत साम्राज्य के पास बाकी दोनों बड़े राष्ट्रों को हराने के लिए काफ़ी फौज है। रॉस के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। सच तो ये है कि आम योद्धाओं के मामले में हमारे पास किसी भी देश से कहीं ज़्यादा लोग हैं, लेकिन वीरों की श्रेणी में सबकी ताकत लगभग बराबर है। हम साम्राज्य के लोग अपनी शक्ति का दिखावा करना पसंद करते हैं, पर दूसरे देशों के योद्धा भी कमज़ोर नहीं हैं। ध्रुव ने कप भरते हुए पूछा, क्या इसीलिए जब मैंने बोतल खोली तो आपने तुरंत शराब नहीं मांगी? रॉस हंस पड़ा। साम्राज्य के लोग कभी भीख नहीं मांगते, वे उसे कमाते हैं। वैसे मेरा नाम रॉस है और मैं इस शिविर का इंचार्ज हूं। मेरा नाम ध्रुव है, आदम। कुछ देर तक दोनों चुपचाप शराब का मजा लेते रहे। फिर ध्रुव ने पूछा, आप यहाँ क्या खुदाई करवा रहे हैं?
ऐसी क्या कीमती चीज है जिसके लिए इतने गुलामों की जरूरत पड़ गई? रॉस हैरानी से ध्रुव को देखा। क्या आप सच में पहली बार यहां आए हैं? ध्रुव ने हाँ में सिर हिलाया। खैर, ये बात तो सबको पता है, साम्राज्य के हर नागरिक को शरीर मजबूत करने की तकनीक दी जाती है। इस तकनीक के लिए वोस्तुम नाम की एक खास मिट्टी या धातु की जरूरत होती है जो सिर्फ समुद्र किनारे मिलती है। साम्राज्य के हर आम आदमी को इसकी जरूरत पड़ती है, इसीलिए साम्राज्य खानों से इसे निकलवाकर बड़ा मुनाफा कमाता है। चालाकी तो देखो, पहले इन्होंने जरूरत पैदा की और अब उस पर कब्जा करके बैठ गए। इससे पैसा भी आता है और योद्धाओं की फौज भी तैयार होती है। ध्रुव ने मन ही मन सोचा। उसने फिर पूछा, अभ्यास की तकनीक और जादुई मंत्रों तकनीक का क्या वे भी सबको आसानी से मिल जाते हैं? रॉस ने फौरन मना कर दिया। नहीं, उन्हें पाने के लिए या तो देश की बड़ी सेवा करनी पड़ती है या सेना के बड़े अफसरों के नीचे काम करना पड़ता है। अगर बदले में तकनीक ना मिलती तो आपको क्या लगता है कि मैं इन बदबूदार गुलामों के बीच यहां तंबू में क्यों रह रहा होता? ध्रुव ने पूछा, क्या आपको इसके बदले कोई नई तकनीक मिलेगी? रॉस मुस्कुराया। बिल्कुल, मेरा काम पूरा होने के बाद मुझे एक खास दस्ते में शामिल किया जाएगा। वहां मुझे तीसरे स्तर की साधना तकनीक और दूसरे स्तर की जादुई तकनीक मिलेगी। ये तो मेरी किस्मत खुल जाने जैसा होगा। ध्रुव समझ गया कि यहाँ के सिपाही रावत परिवार के कुलीन परिवारों जैसे ही ताकतवर है, बस वे अपने राजा के प्रति ज्यादा वफादार है। ध्रुव को यह भी पता चला कि हर 100 गुलामों पर एक रॉस जैसा योद्धा तैनात है ताकि कोई विद्रोह ना हो सके। ध्रुव को यह देश थोड़ा पसंद आने लगा। यहाँ जन्म से ज्यादा ताकत की कीमत थी। हर नागरिक एक सैनिक था। जो जितना ताकतवर था उसे उतना ही बड़ा ओहदा और घर मिलता था। ध्रुव ने आखिर में एक अहम सवाल पूछा, पर साम्राज्य इतने सारे योद्धाओं को काबू में कैसे रखता है? कोई ना कोई तो होगा जो इतने ताकतवर लोगों को संभालता होगा और बगावत रोकता होगा। शराब के असर से रॉस अब काफी घुल मिल गया था। उसने श्रद्धा के साथ अपनी आंखें ऊपर की और बोला, कोई बगावत क्यों करेगा? साम्राज्य तो हमें और ताकतवर बनने के लिए उकसाता है और बगावत का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि साम्राज्य की कमान खुद एक भगवान के हाथों में है।